तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग स्वाति मैम, थैंक यू आपने टाइम निकाला हमारे लिए। जी गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, गुड आपने टाइम मॉर्निंग। निकाला हमारे लिए सबके लिए। एंड स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। सो जी कैसे हैं मैम आप फर्स्ट ऑफ ऑल? सबसे पहले तो ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने अपने कॉलेज के लास्ट ईयर इवन कंप्लीट नहीं हुआ था, 22 में तब दिया था। तो वो वैसे ही वेस्ट था। लोगों ने कहा कि चेक करके देखो यूपीएससी में क्या होता है, क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी मैंने हिस्ट्री एंड पॉल साइंस लिया था, क्योंकि एम मेरा बहुत पहले से यही करने का था। ओके। देन यूपीएससी को चेक किया, लेकिन यूपीएससी ने मुझे चेक कर लिया। फर्स्ट तो बिल्कुल ही बेकार था। सेकंड मैंने पूरी प्रिपरेशन से दिया था 23 में, ओके। बट मेरा लूप होल ये रह गया, मैं सीसेट पे मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा मैथ्स स्ट्रांग था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सीसेट आराम से हो रहा था, और 23 का सीसेट बहुत भयानक था। मैंने कॉम्प्रिहेंशन में अटेम्प्ट करती ही नहीं थी, तो वो मेरी एक स्ट्रेटेजी नहीं रही सीसेट के लिए। वो मैंने बाद में उसको एनालाइज किया। देन 24 और 25 मैंने उस पर वर्क किया, तो काफी अच्छा मेरा सीसेट रहा, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। एंड तो मेरा 23 छूट गया, 24 बाय गॉड ग्रेस मेरा हुआ, और प्री मेंस इंटरव्यू तीनों एक साथ ही मेरा निकला, एंड फाइनली गॉट 539 रैंक। अब आगे भी जर्नी चल रही है, देखते हैं आगे क्या मिलता है। जी 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 जी। सो मैम तो ऐसा कुछ, रहा है। जी मैम, मतलब आपकी जो स्टोरी है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा इंस्पायरिंग इसलिए है क्योंकि मतलब कि 3 अटेम्प्ट आपके रहे टोटल, एंड थर्ड अटेम्प्ट मतलब कि आपका मेंस इंटरव्यू दोनों ही एक साथ में मतलब कि क्वालिफाई हुआ, आप एक रैंक होल्डर बने। तो बच्चे जो हैं तो थोड़ा ये जानना चाहते हैं कि आपने मतलब कि थर्ड अटेम्प्ट में क्या चीज़ चेंज की जिससे कि मतलब कि आपको अच्छे या रिजल्ट्स मिले। सबसे पहले तो थर्ड अटेम्प्ट में मैं सी सेट कहूंगी, क्योंकि मेरा सेकंड अटेम्प्ट में फुल प्रिपरेशन के बाद भी ना होने का रीजन रहा था सी सेट। ठीक है। उसमें मेरे मार्क्स बहुत ही बेकार थे, आई थिंक सो। तो वो चीज मैंने अपनी बहुत अच्छे से, मैंने जितना जीएस पे प्रीलिम्स पे वर्क नहीं किया होगा उतना सी सेट पे किया था। एंड 24 में मेरा काफी अच्छा रहा था। तो वो जो एक हमारा यूपीएससी में एंटर करने का फर्स्ट स्टेप होता है, वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। वो चीज रही थी। अब चूंकि 23 में मेरा प्री ही नहीं हुआ था, तो मेरे पास पूरा साल था। जी तो जी। उस साल मैंने मेंस अपना काफी हद तक स्ट्रॉन्ग कर लिया था। और चूंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं था, मैं किसी भी कोचिंग से ज्वाइन नहीं थी, मेरे पास गाइडेंस था ओनली सीनियर्स का, और वो सीनियर्स भी मैं जितनों को जानती थी सारे इंग्लिश मीडियम के थे। जी जी और 24 में मेरा एक चीज मैं ये और कहूंगी, कि भले ही मेरी रैंक आई है, बट मेरी कॉपी किसी ने भी चेक नहीं की है। मतलब मैंने अपने सीनियर्स को दिखाई है, और एक शायद कोचिंग से मैं थोड़ा ज्वाइन थी, ओनली फॉर टेस्ट सीरीज, तो उन्होंने मेरे टेस्ट चेक किए। बस वही मेरा चेक है। किसी ने ऑप्शनल के मैंने टेस्ट भी नहीं लिखे थे 24 में, क्योंकि चेक करने वाला कोई नहीं था। ऐसे मैंने खुद से ही किया था, मतलब कॉपी चेक नहीं हुई थी, तो वो चीज में बहुत कमी हो गई है। शायद और अच्छी रैंक आ सकती थी, मार्क्स आ सकते थे और अच्छे, है ना। और इसके बाद मैं यही कहूंगी, मेरा पूरा भरोसा ना पीवाईक्यू पे रहा था, ओनली पीवाईक्यू फॉर प्रीलिम्स, फॉर मेंस एंड इंटरव्यू के लिए, एज वेल एज ट्रांसक्रिप्ट, जो कि पीवाईक्यू हम कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्ट को। जी जी जी। तो एक वही चीज मैंने फॉलो की थी, वही मेरी गाइड थी, वही मेरे को बता रही थी क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। उस पर ही स्टिक रही। बहुत कम रिसोर्सेस रहे, शायद मैं इसलिए भटकी नहीं। यदि भटक जाती तो भी शायद प्रॉब्लम होती। तो मेरी 23 से 4 की स्ट्रेटेजी पूरी यही रही थी, एक अपनी लाइन पकड़ी, उसी लाइन पे चलना है। और मेरा ऐसा था कि मुझे अपना 100% देना है, अब यूपीएससी को पसंद आए चाहे ना आए, क्योंकि मेरे को देखने वाला कोई नहीं था, बताने वाला शायद कोई नहीं था कि मैं कैसे जा रही हूँ। तो जी वो चीज थी, लेकिन ठीक गई। और हाँ, टॉपर्स कॉपी जो हम कह सकते हैं, रवि से आर सर की कॉपी को मैंने कंप्लीटली फॉलो किया था। ऐसे का जिस दिन पेपर था, उसके पहले मैं उनके ऐसे पढ़ के गई थी। एंड एक ऐसे आया था, सभ्यता के पहले जंगल और सभ्यता के बाद मरुस्थल होते हैं, ये टॉपिक था ऐसे का। जी। इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। मैंने रवि सर का एक ऐसे पढ़ा था इन्वायरमेंट का, जितने भी उनका एक्स्ट्रा मटेरियल था मैं सारा उस ऐसे में चिपका के आई थी। तो ओके। ये चीज जो है, हमें कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क भी करना है, जहां से हम जो चीज ले पा रहे हैं हमें वो चीज लेना है।
एंड जितना मैंने सीखा, मैंने कोशिश किया मैं आंसर्स में अपना पूरा यूज कर पाऊँ। जितनी मेरे को नॉलेज है वो पूरे अपने आंसर्स में दिखा पाऊँ। तो ये कहीं न कहीं चीज़ पढ़ना, सीखना एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट उसे यूज़ करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो मतलब इस प्रोसेस में तो जिसके द्वारा मतलब हम अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ते तो बहुत लोग हैं, जी, जी, बट यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो यूज़ करना इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट। जी। मैम कहीं न कहीं मतलब हिंदी मीडियम के लिए अगर मैं बात करूँ तो बच्चों को ज़्यादा शिकायत ये रहती है कि इंग्लिश मीडियम में रिसोर्सेज़ काफ़ी अवेलेबल हैं, हिंदी मीडियम में थोड़े लिमिटेड हैं। तो इसके ऊपर आपने कुछ प्रॉब्लम फेस की है क्या ज़्यादा? अ, मेरा इंग्लिश मैं कहूँगी कि एज़ अ सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो इतना मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं हुई, क्योंकि मैंने अपने जीएस के जो नोट्स बनाए थे, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर हुआ, ज्योग्राफी हुआ, जीएस वन में काफ़ी सारे नोट्स, सोसाइटी के नोट्स वगैरह भी हुए, ये मैंने ऋषिकेश रेड्डी सर के यूज़ किए थे। ये इनसाइट्स पे इनके डले हुए हैं नोट्स। जी, जी, जी। अब मैंने यूज़ कैसे किए, मैंने उसे इंग्लिश में पढ़ा एंड समझ आता है। कोई भी हिंदी मीडियम का बच्चा इतनी बेसिक इंग्लिश तो आती है कि हम समझ सकें उसे। बिल्कुल। अब हमें करना क्या है, उसको समझ के हमें ट्रांसलेट करके उसको अपने में यूज करना है। जैसे ऋषिकेश रेड्डी सर के नोट्स मुझे आर्ट एंड कल्चर में बहुत यूजफुल रहे, क्योंकि उन्होंने इतने डायमेंशन खोले हैं। हमें सीखना वही है, किसी भी आप टॉपर्स के नोट, आप पलक मैम के नोट्स उठा सकते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं। देखो, हमें इंग्लिश मीडियम वालों के साथ कंपटीशन करना है, हम रो नहीं सकते हैं कि हम हिंदी से हैं वो इंग्लिश से है। जी, जी, यूपीएससी कोई भेदभाव नहीं करते, कंपटीशन उनके साथ करना है, स्ट्रेटेजी भी हमें उनकी फॉलो करनी पड़ेगी। जी। ये थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लग सकता है किसी बच्चे को, ऐसे मुझे इतना एफर्ट नहीं लगा, क्योंकि मेरा वो स्ट्रांग था। किसी को एफर्ट लग सकता है, बट हमें उनके रिसोर्सेज देखने हैं। टॉपर्स कॉपी हमें इंग्लिश मीडियम वालों की जरूर देखनी है, क्योंकि वहीं से हम लिखने का पैटर्न देख सकते हैं। हिंदी में कॉपीज इतनी अच्छी नहीं पड़ी हुई है, रवि सर की छोड़ के। आई डोंट थिंक सो मुझे किसी के, एक अंकित जैन सर थे, वो निकले थे 22 समथिंग में। एक उनकी कॉपी मुझे ठीक लगी थी, एक रवि सर की ठीक लगी थी, और मुझे हिंदी में इतनी अच्छी कॉपीज नहीं दिखी हैं। तो कॉपीज भी हम इंग्लिश मीडियम वालों की ही देखते हैं, बस हमें उनसे सीखना है, हम ट्रांसलेट करके हर चीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी अगर मैं बात करना चाहूँ मतलब टाइम मैनेजमेंट को लेकर, जैसे आपने बताया अगर अपन पहले इंग्लिश में पढ़े और ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों को समझ में आता है। अगर काफ़ी सारे बच्चों को समझ में ना आए उस वाले लेवल पे, तो फिर वो टाइम मैनेजमेंट अपना कैसे वहाँ पे फोकस कर पाएँगे? देखो, हमें पूरा यूपीएससी में ये चीज ध्यान रखना है। ये चीज आप टाइम मैनेजमेंट की कह रहे हैं, मैं सबसे मेन चीज इसको हिंदी मीडियम वालों को न्यूज़पेपर में बताना चाहूंगी कि हमें कोई भी चीज देखनी है, सबसे पहले हमें उसकी हेडलाइन देखनी है, हमें उस चीज में नहीं घुसना है। यूपीएससी पीएचडी नहीं मांगता है। आप टॉपर्स नोट्स भी देख रहे हैं, केवल उनकी हेडिंग को थॉरोली देखते जाइए, उन्होंने किस किस डायमेंशन में खोला हुआ है। दिमाग में बस यही रखिए, डायमेंशन उन्होंने क्या क्या खोले हुए हैं। अंदर की चीज तो हम खुद भी लिख सकते हैं। जी, कुछ जी। एग्जाम्पल उनका दिख रहा है, हमें एग्जाम्पल उठाना है। पूरे नोट्स हमें नहीं पढ़ने हैं, किसी किसी जैसे ऋषिकेश सर के ही नोट्स बहुत मोटे मोटे हैं। आर्ट एंड कल्चर के आई थिंक सो याद है मुझे 120 पेज के उनके नोट्स हैं, और 120 पेज तो हमें यूज नहीं करना है ना। हमें उनके डायमेंशन देखना है। जैसे कि क्वेश्चन आएगा, मान लो लिटरेचर पे कोई क्वेश्चन आया, आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये सबको पता है। तो क्वेश्चन लिटरेचर पे आया, अब हम लिटरेचर पे क्या क्या डायमेंशन से, एक कीवर्ड से हम एक आंसर कैसे बना सकते हैं। अब लिटरेचर हमारा, मान लो शैक्षिक साहित्य भी हो सकता है, विज्ञान से रिलेटेड भी हो सकता है, हमारा क्या कहते हैं, नाटकीय साहित्य भी हो सकता है जो कालिदास वगैरह ने लिखा है, संगीत से रिलेटेड साहित्य भी हो सकता है, रोमांटिक जो कथाएं लिखी जाती है ये सब भी हो सकता है। तो हमें ये डायमेंशन खोलने हैं। हम किसी भी टॉपर्स के नोट्स देखेंगे, हमें उससे डायमेंशन उठाने हैं, हमें उससे डायग्राम उठाना है, हमें उससे एग्जाम्पल उठाना है। हमें उनकी कथा नहीं पढ़नी है कि उन्होंने अंदर क्या लिखा है, क्योंकि हम डायमेंशन वगैरह देखते जाएंगे। ये एक हमारा प्रोसेस होती है, हम इसमें जैसे जैसे घुसते जाएंगे हमारा ब्रेन भी डेवलप होता जाता है, हम चीजों को ग्रैब करने लगते हैं और समझने लगते हैं। तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। मैं कह रही हूँ आप एक नोट्स उठाओ,
ट्राई इट कि आप आधे घंटे में उसे पूरा कर लो। जी। अब आप समझ सकते हैं आधे घंटे में आप केवल डायमेंशन, उसके जो ग्राफ बने हैं, उसकी में जो पिक्चर्स हैं वही सब देख सकते हैं, है ना? कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगे तो आप उसे पढ़ सकते हैं, बट हमें पीएचडी लेवल की नहीं पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें रटना तो बिल्कुल भी नहीं है कि ओके। हम वो रट लेंगे और हम वही लिख लेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। बाकी मैम आज के इस वेबिनार में एक्चुअली कई सारे नए बच्चे भी जुड़े हैं हमारे साथ में, जो 2027-28 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो एज़ ए स्टार्टिंग की अगर अपन बात करें कि मतलब वो शुरुआत करना चाह रहे हैं अपनी तैयारी को लेकर के, तो क्या चीज़ें उनको ध्यान रखनी चाहिए ज़्यादातर? उसके ऊपर अगर आप कुछ बच्चों को बताना चाहें तो प्लीज़। सबसे पहले तो मैं बच्चों से कहूंगी कि ये यूपीएससी है, उसको केवल 1 साल लेकर चलो। जब आप 1 साल लेकर चलेंगे तब वो अपने आप 2 से 3 साल खींचेगी। आप खुद 2 से 3 साल लेके चल रहे हैं, मतलब आप खुद समझ लें उसको आप 5 से 6 साल में बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 1 साल का पूरा पेपर होता है। और यदि हम 1 साल अपना लेके चले, 100% हमने 1 साल में दिया, भगवान ना करे हमारा रिजल्ट नहीं आया, अगला साल हमारा खुद पे खुद लगेगा। इसलिए यूपीएससी में अपनी टाइम लिमिट को आप कम करके चलो, तब वो ज्यादा खिंचती जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी वही है कि हम कम लेकर चले और वो ज्यादा चलता जाए, है ना? और यदि हम कहें कि अभी जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी तैयारी की, तो उनके लिए सबसे पहले तो बेसिक मटेरियल पढ़ें। सबको बुक्स पता है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत होगी, स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री होगी, और यदि हम मिडिवल की बात करें तो मैंने सतीश चंद्र पढ़ी थी। एंशिएंट की बात करें तो मैंने एनसीईआरटी रामचरण शर्मा पढ़ी थी। और आर्ट एंड कल्चर में मैंने जो एक एनसीईआरटी पढ़ी थी केवल अपनी 12th क्लास की। आई डोंट, रेड कलर की एनसीईआरटी है वो, मुझे क्लास एग्जैक्ट नहीं पता, शायद 11th 12th की है, रेड कलर की है वो। एनसीईआरटी इज इनफ है, मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा और हिस्ट्री मेरा इतना स्ट्रांग है। मैं अभी आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी, पीवाईक्यू वाले मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं। इस साल भी यदि हम देखें तो विचित्र चित्र मत बिलास किसकी उपाधि है, महेंद्र बर्मन की है, वो उठा के क्वेश्चन आया था आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी से, उसमें लिखा था। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री में ज्यादा घूमना नहीं है। और यदि आप पे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ये समझ के चलो कि किसी पे भी नहीं बनेगा वो। तो हमें स्टैटिक अपना लिमिटेड करना है, ठीक है ना? आप लिमिटेड रखो, उसको बार बार रिवाइज करो, एंड सबसे मेन आप पीवाईक्यू को साथ में लो। बस इतना ही सफिशियंट है यूपीएससी के लिए। मैं अभी आपको बताऊंगी कि पीवाईक्यू कैसे आपको यूजफुल होंगे, तो हम उसको देखेंगे। पीवाईक्यू देखो डायरेक्ट बहुत कम आते हैं, एक पेपर में एक आध या दो पीवाईक्यू ही आपको डायरेक्ट उठा के रखेंगे वो। हमें पीवाईक्यू की साइको समझना है कि आंसर हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिना कुछ जाने हुए भी कैसे आंसर बना सकते हैं, है ना? तो वही चीज मैं कहूंगी, स्टैटिक अपना एंड पीवाईक्यू को साथ में लेकर चलो। करंट अफेयर्स के लिए मैं कहूंगी, मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। मेरा करंट ये था कि करंट से आपको मतलब पता होना चाहिए देश दुनिया में क्या चल रहा है। डेली बेस पे आप वो देख सकते हैं, आपको इनफ नॉलेज होगी देश दुनिया में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है। क्योंकि हिंदी के जो न्यूज़पेपर आते हैं उसको हम उठा के यूज नहीं कर सकते, इतना अच्छा मटेरियल उनमें नहीं होता है। एडिटोरियल तो मुझे लगता है बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं, जनसत्ता के भी मैंने देखे, मुझे काम के नहीं लगे। आप कंफर्टेबल है इंग्लिश न्यूज़पेपर में तो आप करें, मुझे वो टाइम वेस्ट लगता था। तो और करंट अफेयर्स जो हमें असली वाली चाहिए होती है प्री के लिए, वो चाहिए होती है हमें एक सेग्रीगेटेड करंट अफेयर्स हो, तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जैसे प्री के लिए, मेंस के लिए मेंस सफिशिएंट रहती थी, इसके अलावा कहीं नहीं देखना है, ठीक है? स्टैटिक में हम दो चीज और जोड़ सकते हैं, एक मैपिंग हमें करना है, एक आईआर हमें करना है। ये प्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैपिंग और आईआर। मैपिंग में कहूंगी मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कहते हैं कहाँ से हम नई चीज लाएं अपने आंसर्स में, वो मैपिंग से हम आंसर्स में ला सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है ना? एक दो बार आपने अपना बेसिक बना लिया, बेस आपने बना लिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप समझने लगे कि हमें कैसे क्या करना है, बीच में आप डिस्टर्ब हो तो आप टॉप स्टॉक सुन सकते हैं, ताकि आपका ब्रेन एक लाइन पे चलता रहे।
देन इसके बाद हमें प्री को थोड़ा साइड में रख के मेंस के नोट्स बनाने शुरू करने हैं, क्योंकि हम 1 साल को लेकर चल रहे हैं। अब मेंस के नोट्स भी कैसे बनाएंगे, हमें बिल्कुल नहीं भटकना है। सबसे पहले तो हमें सिलेबस लेना है। सिलेबस में मेंस में एक एक वर्ड जो लिखा है बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन है। यूपीएससी उससे बाहर कुछ नहीं पूछती है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, यदि यूपीएससी ने कोई बाउंसर पूछा और आप एक सीरियस कैंडिडेट है, तो वो बाउंसर केवल आपके लिए नहीं है, वो सारे बच्चों के लिए बाउंसर है। उसमें सारे बच्चे जैसा करेंगे, उनको जैसे मार्क्स मिलेंगे, आपको भी वैसे ही मार्क्स मिलेगा। तो हमें वो नहीं लेके चलना है, हमें वो क्वेश्चन बनाने हैं हमेशा मेंस में भी, हमेशा प्री में भी, जो सारे बच्चे बना रहे हैं और जो हमारी रेंज के अंदर है। यदि हम उन क्वेश्चंस में एवरेज से अच्छे मार्क्स ले आते हैं मेंस में एंड प्री में हम उन क्वेश्चन को सही कर देते हैं, तो हम दोनों की कट ऑफ में डेफिनेटली शामिल है ना। तो मेंस में हमें सिलेबस के कीवर्ड्स को उठा के बनाना है। कीवर्ड्स को भी हमें कैसे बनाना है, सबसे पहले तो बेस मटेरियल उठाओ। प्रहार है, हिंदी में आती है, बहुत बेहतरीन बेसिक मटेरियल के लिए है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप प्रहार को पूरा पढ़ो। देखो, पढ़ने की स्टाइल सबकी वही रहेगी, आपको केवल हेडिंग्स पढ़नी है। प्रहार में भी मान लो आपने इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स उठाए, वो नोट्स बहुत बल्कि हैं। आपको उसमें देखना है कि इंटरनल सिक्योरिटी में मान लो इंडिया है, इंडिया की हम बॉर्डर लाइन सिक्योरिटी दिखे, तो एक साइड से पाकिस्तान है, एक साइड से बांग्लादेश है। यहाँ पे टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन है, क्या क्या इसमें हेडिंग्स बन सकते हैं। यहाँ पे आतंकवाद की समस्या है, यहाँ पे जो है हमारी ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग की समस्या है यहाँ पे, और क्या क्या समस्या है, जैसे पाकिस्तान से हम बॉर्डर डिस्प्यूट की समस्या भी ले सकते हैं। हमारी स्थलीय सुरक्षा की समस्या हो सकती है, जो हमारी मान लो हिमालय रीजन्स पे है हमारी, जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया है हमारी बॉर्डर का, वो समस्या हो सकती है। देन हमें केवल हेडिंग्स देखनी है। आप हेडिंग्स देखते जाएंगे, आपके माइंड में क्लियर होता जाएगा क्या क्या है, एंड एग्जाम्पल्स देखते जाना है, चीजें करनी है। एंड इसमें हमें कहाँ तक जाना है, मीन्स में भी सेम आप पीवाईक्यू उठाओ, मीन्स भी रिपीटेड होता है। इंटरनल सिक्योरिटी का हमेशा आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। आप जीएस 2 में देखेंगे आईआर के 4 क्वेश्चन रहते हैं, लास्ट के 2 अपने 10 मार्कर में रहते हैं, लास्ट के 2 अपने 15 मार्कर में रहते हैं। और ये चीज भी आपको रिपीट दिखेगी। इंटरनेशनल रिलेशन में देखेंगे तो हमें करंट ओरिएंटेड दिखेंगे, जो कि हम सारे बच्चे वही करते हैं, आपको भी वही करना है। हमें तुर्रम खां नहीं बनना है कि भाई पहले अटेम्प्ट में निकालना है तो बहुत कहीं से हम मटेरियल ले आएंगे, कहीं से नहीं लाना है। मटेरियल वही है, हमें वही फॉलो करना है। हमें अपना स्मार्ट वर्क दिखा के अपने आंसर को बेहतर करना है। पढ़ते सब बच्चे वही हैं, हम अपने आंसर को कैसे अच्छा बना सकते हैं, हमें उस चीज का ट्राई करना है ना। ठीक है, एक बार हमारे नोट्स बन जाएंगे, मतलब सबसे पहले फॉर बिगनर्स बता रही हूँ, सबसे पहले हमने 1-2 महीने प्री का पढ़ा, स्टैटिक पढ़ा, बेस बनाया। देन हम मेंस में शिफ्ट हुए। मान लो हमने 4 महीने ले लिए नोट्स बनाने को, GS 1 2 3, एक एक महीना हमने सबके लिए रखा। आई थिंक सो एथिक्स और ऐसे सबसे बाद में होता है, कुछ बच्चे ऐसे एथिक्स से स्टार्ट करते हैं, सबका अपना अपना है। यदि आपके अंदर बहुत ही वो दार्शनिक विचार है तो आप एथिक्स को सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा एथिक्स जीएस का ही मिला जुला होता था, उसके बाद जो हमारा थोड़ा फिलोसॉफिकल एंगल वगैरह हमें एथिक्स में डालना होता है, देन वो चीज डलती थी। तो आप उसको देख सकते हैं, मैंने एथिक्स और ऐसे अपना सबसे लास्ट में ही किया था, क्योंकि ऐसे में भी हमें डायमेंशन खोलने होते हैं। वो डायमेंशन यदि हमने GS 1 2 3 4 कवर कर लिया, तो ऐसे के पास ऑब्वियसली हमारे पास बहुत मटेरियल हो जाता है, बेसिक मटेरियल। एंड इसमें वैल्यू एडिट के लिए तो फिर मैं आगे बताऊंगी आपको कैसे क्या करना है। तो ये चीज हम 4 महीने मान लो हमने जीएस के लिए कर लिए, हमारे 6 महीने यहाँ पे हो गए कंप्लीट। ठीक है, 6 महीने के बाद बेसिक हमने कर लिया एक बार जीएस का, देन हमें करनी है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग हमें कैसे करनी है, आप फिर सॉल्व पीवाईक्यू आते हैं मेंस के लिए। ठीक है, तो आपको किसी भी टेस्ट सीरीज पे डायरेक्ट जंप नहीं करना है। आंसर राइटिंग के लिए आप सॉल्व पीवाईक्यू उठाइए,
आपने अपना मटेरियल तो बना ही लिया है, सबसे पहले कोई क्वेश्चन उठा के अपना दिमाग लगाइए कि आप उस पे क्या-क्या लिख सकते हैं, ठीक है? हमें ज़्यादा नहीं करना है, आप अपना टाइमर लगा सकते हैं 10 मिनट। ये मैं आंसर लिखने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मैं आपको दिमाग चलाने के लिए कह रही हूँ। पहले आप अपने दिमाग को चलाना शुरू कीजिए, आंसर कैसे लिखना है, ठीक है? आपने सोचा कोई चीज़, ठीक है? अब आपको उस सॉल्व पीवाईक्यू से और अच्छी चीज़ मिल गई। आप अब उसमें मेरा पूरा यही रहा है प्री के लिए, मेंस के लिए जितना डायमेंशन सोच सको उतने डायमेंशन हमें सोचने हैं। जीएस 1 का सोसाइटी का कोई क्वेश्चन हमने उठाया, उसमें सोशल डायमेंशन तो हर कोई लिखता है, लेकिन आप कैसे उसे किसी आर्टिकल से रिलेट कर रहे हैं, ये आपको करना चाहिए, यही आपका वैल्यू एडेड है, ठीक है ना? तो ये चीज डायमेंशन हम जो सॉल्व पीवाईक्यू है, मैंने आप उससे देख सकते हैं कैसे क्या करना है। ये मतलब आप बेसिक आंसर राइटिंग इससे सीख जाएंगे। इसके साथ ही आप लगातार टॉपर्स कॉपी को देखते रहिए। अब टॉपर्स कॉपी में कहूंगी अपना मीडियम थोड़ा हिंदी होता है, फैमिलियर चीज मिले हम ज्यादा अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं। रवि सर की कॉपी पढ़ी है, अंकित जैन सर की कॉपी पढ़ी है, लास्ट ईयर अर्पित सर निकले थे, उनके भी आंसर ठीक दिखे थे। ये कॉपीज आप फॉलो कीजिए, और टॉपर्स कॉपी फॉलो करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनकी कॉपी पे आप डेट देखिए, यदि वो डेट उनके एक्चुअल मेंस के आसपास की है, जैसे तो वो कॉपी अच्छी है। और वो कॉपी मान लो मेंस होता है अगस्त में और कॉपी दिख रही है अपन को जनवरी की, मतलब वो कॉपी इतनी बेटर नहीं है कि हम उसको फॉलो करें। उन्होंने भी अपनी इनिशियल स्टेज पे लिखा होगा, कोचिंग वाले कॉपीज डाल देते हैं। तो मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि हमें देखना है कि उनके बिल्कुल मेंस के पास की कॉपी हो, तो वो कॉपी बहुत ही अच्छी है, हम उसे फॉलो कर सकते हैं। जैसे रवि सर की सारी कॉपी हमें जस्ट उनके लास्ट स्टेज की दिखती है। अभ्यास की हम जितने भी टॉपर्स कॉपी देखेंगे वो लास्ट स्टेज के, मतलब उन लोगों ने अपनी पूरी मेच्योरिटी में वो आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है ना? तो हमें उनसे वो चीजें उठाकर देखनी है। ये हो जाएगा हमारा मेंस का एंड आंसर राइटिंग का। एंड देन इसमें मान लो हमारे 6 महीने पहले हो चुके थे, 2 महीने अभी भी हम नोट्स की प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि नोट्स बनाने हमारे लास्ट तक नहीं छूटते हैं। तो वो चीज हमारी चल रही है। इसके साथ ही हम अपना ऑप्शनल भी कंटिन्यू करते जाएंगे। देन प्री के पहले हम जितना भी आपको 1.5 महीना चाहिए, 2 महीना चाहिए, फिर से आप टोटली प्री पे जंप कर सकते हैं। तो और ये टोटली आप पे है, सबका सब्जेक्ट पोर्शन कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है, सारे बच्चे अलग अलग मेंटल एबिलिटी के होते हैं। टोटली आप पे है, आपको कैसे करना है। कोई जीएस में जल्दी कंफर्टेबल हो जाता है, सी सेट में नहीं हो पाता है, तो वो सी सेट को ज्यादा टाइम दे। कोई किसी सब्जेक्ट में, जैसे जीएस सीरी बहुत लंबा होता है, तो उसके पहले नोट्स बनाता है, बाद में। सब आप पे डिपेंड करता है, आपको जैसे करना है आप करो, क्योंकि निकालना आपको ही है। सुनो सबकी, करो मन की, इसमें वही चीज चलती है अपनी। लेकिन सबसे मेन चीज सेल्फ एनालिसिस एंड रेगुलरिटी आप में होनी चाहिए। आप देखो, खुद से बेहतर हमें कोई नहीं जानता है। हम जानते हैं हमने 8 घंटे पढ़ा है, उस 8 घंटे में से हमारे कितने घंटे निकल रहे हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी निकल रही है। यदि आपकी प्रोडक्टिविटी 4 ही घंटे निकल रही है, तो ये आप खुद के साथ गद्दारी कर रहे हो। देखो, किसी को दिखाना नहीं है हम कितना पढ़ रहे हैं। पढ़ने का वही है, हमें रेगुलरिटी में इतना पढ़ना है कि हम 6 घंटे भी पढ़े, 6 घंटे यदि हमारे प्रोडक्टिव है, सफिशियंट है। खुद से कभी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि प्रोसेस ये इतनी लंबी है ना, थकान बहुत होती है। सामने वाला भले ही कहेगा बच्चा मेहनत कर रहा है, लेकिन हमें अंदर से पता है हम कितनी मेहनत कर रहे हैं कितनी नहीं कर रहे हैं। तो खुद के साथ रहो, सेल्फ एनालिसिस हर चीज में करो। खुद के लिए आप इतने क्रिटिकल रहो। आप प्री दे रहे हो, प्री में भले ही आपके बेटर मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्रिटिकल रहो कि आपका और अच्छा कैसे हो सकता है। मीन्स आप लिख रहे हैं, किसी से टेस्ट चेक करा रहे हैं, वो कह रहा है अरे आपने पहली बार के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लिखा है। तो नहीं, हमें खुद के लिए क्रिटिकल रहना है कि हम और कैसा अच्छा कर सकते हैं, सबसे अच्छा कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना? ये चीज हमें करनी है। एक चीज और मैं कहूंगी, ये मेरा पर्सनल था, ये सबकी नेचर पे डिपेंड करता है। मैं बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर की हूँ। मैं कोई भी टेस्ट देती हूँ, जैसे कि प्री के मैंने लॉट्स ऑफ टेस्ट दिए, उस टेस्ट में मैं हमेशा कंपेयर करती हूँ, कोई भी कोचिंग हो, हम तो उठाते हैं फ्री वाले टेस्ट,
टेलीग्राम से उठाते हैं, कॉपी करते हैं। हम उसकी साइट पे जाके देखें, उस टेस्ट में हमें हाईएस्ट मार्क्स लिखे दिखते हैं बच्चों के। अब मान लो प्री होता है 250 नंबर का, 200 नंबर का होता है। अब किसी बच्चे के 200 में से 160 नंबर आ रहे हैं, हमें वो हटा देने हैं। हमें देखनी है वो वाली रेंज जिसमें मतलब बहुत बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं और हम उसको अचीव कर सकते हैं। मान लो कि 100 से लेके 120 के बीच बहुत बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कि उस पेपर की जो क्वालिटी थी, उस पेपर का जो लेवल था, उसमें अच्छे मार्क्स 120 समथिंग के हैं। और देन हमारे यदि 90 नंबर आ रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हम 120 नंबर कैसे ला सकते हैं। तो है ना, ये चीज, क्योंकि हम, ये मैं बता रही हूँ जो अकेले तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। यदि आप किसी ग्रुप में हैं, यदि आप किसी कोचिंग में हैं, तो आपको डेफिनेटली हाईएस्ट मार्क्स वगैरह पता चलेंगे। लेकिन हमें अपने लेवल का देखना है। हमारा लेवल है जो एवरेज बच्चों का है, जैसे 100 से 120 के बीच 20 बच्चों के नंबर आ रहे हैं, मतलब वो पेपर का लेवल वही है। 140 160 कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, उनको छोड़ दो, है ना। तो हमें थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बना के चलना है कि हम खुद को कैसे कर सकते हैं इम्प्रूव। अपने से ज्यादा उम्मीदें भी नहीं लगाना, लेकिन सबसे आगे बढ़ने की उम्मीद लगा के चलना है, तो ये हमारे लिए जर्नी आसान हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। बाकी एक छोटा-सा सवाल मतलब कि मेरे तरफ से है नॉर्मली, कि जैसे कि अगर आप दोबारा अगर अपनी प्रिपरेशन शुरू करें 2026 के लिए, वापस लेट्स सपोज रैंक एनहांसमेंट के लिए, सो इस बार आप क्या नई चीज़ आप करेंगे अपनी प्रिपरेशन के अंदर में? जैसे मैंने अभी तक सुना तो पूरा मुझे लगा आप मेंस ओरिएंटेड है स्टार्टिंग से, जो कि रहना भी चाहिए, क्योंकि जिस बार अपना प्रीलिम्स निकला तो उस दिन अपन सीधा मेंस एंड इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे अगर अपन मेंस ओरिएंटेड हैं तो। अगर अपन सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ओरिएंटेड रहेंगे तो मतलब प्रीलिम्स निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन फिर मेंस या इंटरव्यू में अपन जरूर अटक जाएंगे। तो जो वापस साइकिल है तो कहीं ना कहीं दोबारा कंटिन्यूशन में चलता रहेगा। तो ये तो बहुत सही बात कही मैम आपने कि आप स्टार्टिंग से मेंस ओरिएंटेड रहे प्रिपरेशन को लेकर के। बाकी अभी मेरा बस यही था एक सवाल कि अगर आप दोबारा शुरुआत अगर करते हैं प्रिपरेशन की अपनी, तो क्या चीज़ आप ऐसी अलग करेंगे कि चलो मतलब आप वापस से जो है एक अच्छी रैंक वापस से और पा पाए उस लिस्ट के अंदर? जो मेरे मार्क्स आए हैं, मार्क्स से मुझे लगा है मेरा, खैर ऑप्शनल का पेपर देख के आई थी, मुझे तभी समझ आ गया था। ऑप्शनल में मेरा हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है, उसमें मेरा एक पोर्शन वीक रह गया था, और वो मेरी ही गलती थी। वो पोर्शन हर बार आता है, जैसे गद्यांश पद्यांश आते हैं जी। हिंदी लिटरेचर में, 5 5 क्वेश्चंस आते हैं। वो मैंने इतना उस पर वर्क नहीं किया था, तो वो मेरे 3 गलत हो गए थे। ओके। अब वो 3 गलत हुए थे, उसमें मैथमेटिकल मार्किंग रहती है पूरी। अब हम सोच सकते हैं कि 25 30 नंबर मेरे वहीं पे कट गए हैं। मैं वो ऑप्शनल देख के आई थी, मैं तभी सोच रही थी पता नहीं मेंस होगा कि नहीं होगा। देन उसके बाद हम जब पेपर दे लेते हैं तो हमें लगता है हर चीज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। जैसे GS3 में मुझे नहीं पता मेरा पेपर, अभी मैंने ये एनालिसिस भी नहीं किया, मैं ढूंढूंगी किसी को। आई थिंक सो पेपर काफी अच्छा गया था, लेकिन मेरे 67 मार्क्स आए हैं। ओके। वर्स्ट मार्क्स है। आई थिंक सो GS3 में यदि मेरा एवरेज 80 मार्क्स भी देते तो शायद तक टॉप 200 में होता। जी। बट GS3 पे मुझे वर्क करना है। अब मैं ये आगे सोचूंगी कैसे वर्क करना है, क्योंकि अभी तो प्री के बाद मैं पूरा छुट्टी के मूड में रही थी। ओके। उस पे मैं वर्क करूंगी। एंड वही है, जो मेंस अभी मैंने जितना किया है, अब लास्ट ईयर में इतनी टॉपर्स कॉपीज नहीं देख पाई थी, क्योंकि मैं खुद में ही ओरिएंटेड रही थी, कोई चेक करने वाले नहीं। तो मैं, मतलब सेल्फ एनालिसिस मेरा अभी तक की पूरी जर्नी रही है, उसमें मेरा सेल्फ एनालिसिस सबसे ज्यादा की रोल जो हम कह सकते हैं वो उसने ही किया है। मैं खुद के आंसर्स लिखती थी, खुद देखती थी, जो मॉडल आंसर्स रहते थे उससे चेक करती थी, और बेटर कैसे कर सकते ये करती थी। मतलब टॉपर्स कॉपी इतनी मैंने नहीं देखी है, तो मैं टॉपर्स कॉपी देख के कुछ जो अच्छा मटेरियल उससे मिला, जो उससे वो कहते हैं ना स्प्रिंकल मटेरियल जो वैल्यू एडिशन करता है, वो चीज कुछ मिली, तो वहां से वो चीज लूंगी। कुछ ऐसा करूंगी जिससे ओके। मेंस हो जाए, क्योंकि मेरा मेंस में ही कम रहा है। आई थिंक सो ऐसे ठीक ठाक रहा है, बाकी से GS2 भी ठीक रहा है, GS3 4 और ऑप्शनल इनमें वर्क करने की मुझे जरूरत है। ओके। ओके मैम। बहुत बढ़िया मैम, मतलब कि जैसे हमने अभी पूरा जाना तो जो GS3 वाला एक जो पार्ट है, मतलब कई सारे बच्चे उसको जनरली छोड़ भी देते हैं कि यार साइंस एंड टेक वाला चीज़ है, मतलब ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं या उनको पता नहीं होता है कैसे यह चीज़ करनी है, तो उसमें रहता है वो वाला चीज़। नो इश्यूज मैम।
बाकी जैसा आपने मेंस एंड इंटर मतलब मेंस एंड प्रीलिम्स का तो बता दिया। हम चीज जानना चाहेंगे अभी इंटरव्यू को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं इंस्टीट्यूट के जो अलग अलग इंटरव्यूज वगैरह पोस्ट करते हैं, मूक इंटरव्यूज वगैरह। तो जब आपका रियल इंटरव्यू हुआ था यूपीएससी में, तो वो किस प्रकार से ये मतलब अलग था या फिर सिमिलर ही होता है, या फिर क्या मतलब उसका रोचकता था थोड़ा सा, क्या चैलेंजिंग था पार्ट, अगर आप थोड़ा वो बता पाएंगे तो प्लीज। देखो, इंटरव्यू मैंने दिया है, मैं जितना समझी हूँ, इंटरव्यू में वो आपकी पर्सनालिटी, आपकी पॉलिश्ड पर्सनालिटी जानना चाहते हैं। हमारी जो पर्सनालिटी है, हम उसे बेहतर तरीके से कैसे बता सकते हैं। सबसे मेन चीज, हम जो मॉक्स देते हैं, मॉक में इंटरव्यू जाता है हमारा क्वेश्चन आंसर्स पे, जी जी जी। और मेरा इंटरव्यू गया था कन्वर्सेशन पे। ओके। मतलब हम बात कैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, मुझे जब मेरा इंटरव्यू था, मुझे एक सीनियर ने मैसेज किया था, वो मुझे बहुत सही लगा था कि इंटरव्यू जा रहे हैं, ऐसा मानो आप अपने एल्डर्स के साथ एक चाय का कप पी के चाय पे चर्चा करने जा रहे हो। ओके। इंटरव्यू बस यही है, क्योंकि वो लोग साल के पूरे 365 दिन इंटरव्यू लेते हैं। सिविल्स के हुए, ईपीएफओ के हुए, सीएपीएफ के हुए, दुनिया भर का पैनल मेंबर वही रहते हैं। जी जी वो बच्चे की शक्ल देख के समझ जाते हैं ये बच्चा बनावटी है कि असली है। जी जी तो जी। हमें जितना हो सके उनको रिलैक्स करना है। हम उनसे बातें करेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। अब बातें करना मतलब कि हमें सभ्य तरीके से अपने आंसर देने हैं, ऐसे नहीं है कि अरे अरे ऐसे करके बात करें हम। सभ्य तरीके से आंसर देने हैं, उसको कन्वर्सेशन पे ले जाना है, ऐसा नहीं है मैकेनिकली उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा हम आंसर दें, क्योंकि पैनल मेंबर जो होते हैं ना, अलग अलग बोर्ड में कह लूं कि अलग अलग बोर्ड का अलग अलग होता है। कोई बोर्ड होता है कि उनको क्वेश्चन पूछना है तो वो एक पैराग्राफ में पूछते हैं, जी जी। तो बच्चा खुद नहीं समझ रहा कि ये आंसर दे रहे हैं कि पूछ रहे हैं। और कोई बोर्ड होता है जो तुरंत पूछता है, तुरंत आंसर चाहता है, तो ये हम पे है, हमें ना उसे थोड़ा कन्वर्सेशन में बदलना है। एंड सेकेंडली, इंटरव्यू के लिए करंट ओरिएंटेड आपको बहुत जरूरी है। देश दुनिया में जो चल रहा है हमें केवल खबर नहीं होनी चाहिए। यदि मान लो मेरे टाइम पे ट्रम्प आए थे, ठीक है ना, प्रेसिडेंट, तो उनका बहुत चल रहा था, जगह जगह टैरिफ लगा रहे थे, सब कर रहे थे, रसिया यूक्रेन वॉर का भी, इसराइल और फिलिस्तीन वॉर का भी था। तो इंडिया पर हर चीज पे हमें इम्पैक्ट देखना है। यदि वर्ल्ड पे कोई भी चीज चल रही है, इंडिया पे कैसे इम्पैक्ट होगा, और वर्ल्ड में कोई चीज चल रही है तो ओवरऑल वर्ल्ड में उसका क्या इम्पैक्ट होगा। दो चीज हमें देखनी है। एंड उसके और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इंडिया का उस पर क्या स्टैंड है। मैंने केवल इंटरव्यू के लिए ट्विटर ज्वाइन किया था, सॉरी ओके। एक्स ज्वाइन किया था ओह। कि मिनिस्टर्स की हम उस पर स्टेटमेंट देख सके कि कौन क्या क्या स्टेटमेंट दे रहा है। और इंटरव्यू के लिए यदि मैं कहूँ, देखो न्यूज़पेपर मैंने इंटरव्यू के लिए भी इतना नहीं देखा था, मुझे समझ नहीं आता था। मुझे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में टाइम लगता है, रियली मैं ये एडमिट कर रही हूँ, बहुत टाइम लगता है। जनसत्ता मुझे कभी पसंद ही नहीं आया। अ, अ, दैनिक जागरण या भास दैनिक एक दिल्ली संस्करण आता है, शायद दैनिक जागरण ही है। उसमें ना केवल हेडलाइंस पढ़ो, वो न्यूज को काफी अच्छे से कवर करता है, जहां जहां की जो जो चल रही है, जी ठीक जी। है ना, वो देखो। एंड पलकी शर्मा का फर्स्ट पोस्ट आता है, उसको मैंने बिल्कुल फॉलो किया था, वो हमें पूरा बता देता है, इंटरनेशनल लेवल पे वो कवर है हमारी चीज। और इंडिया में जो जो चल रहा है वो तो मेजर मेजर हमारा कवर ही रहेगा। जी। इसके साथ मैंने कहा न्यूज के लिए मैं फॉलो करती हूँ, देखती हूँ, तो ये चीज जी। देखने से हो जाता है। एंड इंटरव्यू लेवल तक जब हम आ जाते हैं, हमारे पास एक सर्कल बन जाता है, जो बच्चे इंटरव्यू वगैरह दे रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वही चीज है कि हमें प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स मतलब अपने फ्रेंड सर्कल्स में मॉक्स देने हैं, जी जी। टेस्ट मॉक देने, आप जितने जा सकते हैं आप वो जाइए। लेकिन वही है, सेल्फ एनालिसिस मॉक्स वाले कुछ भी आपको कमेंट्स देंगे, आप हम्म। खुद पे देखिए। इतना मैं कह रही हूँ, इंटरव्यू में आपको अपनी पर्सनालिटी दिखानी है, वहां कुछ भी ब्लफ नहीं खेलना है, क्योंकि वो बहुत सीनियर्स लोग हैं, वो एक सेकंड में पकड़ जाएंगे कि आप ये सच बता रहे हैं या झूठ। तो आपको अपने साथ सच रहना है। इतना आप करोगे, आपकी पर्सनालिटी बेहतर तरीके से वहां पे उभरेगी।
और इंटरव्यू डेफिनेटली इतनी कोई टफ चीज नहीं है। फिर वो दिन भी बहुत डिपेंड करता है, उस दिन में आपके ग्रह नक्षत्र कैसे चल रहे हैं कैसे क्या क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू पैनल बोर्ड का कैसा मूड होता है। तो वो चीज है, यदि खुद के लिए कहे तो इतना ठीक है। एंड ऑप्शनल पे आपको वर्क डेफिनेटली करना होगा, क्योंकि हम डेफ में जो भरते हैं ना, इंटरव्यू के लिए हमारी गाइड क्या है, हमारा डेफ गाइड है, डेफ एंड पीवाईक्यू है, ट्रांसक्रिप्ट। जब आप इंटरव्यू लाइब्रेरी पे जाओगे आपको पता चलेगा ट्रांसक्रिप्ट आते हैं बच्चों की। तो ट्रांसक्रिप्ट हमें देखना है, आंसर कैसे करेंगे हमें इस पे कंटिन्यूअसली सोचते जाना है एंड अपना डेफ प्रिपेयर करना है। डेफ में हमारा हॉबी सेक्शन आता है, हमारा ऑप्शनल, हमारा ग्रेजुएशन, स्कूलिंग, हर चीज उसमें लिखी होती है, कहाँ से क्या किया है, मतलब वो कीवर्ड होते हैं सिलेबस के, वही चीज हमें प्रिपेयर करना होता है, वो चीज बताने हैं। इसके साथ ही इंटरव्यू में ना आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि अपने लाइफ के एक्सपीरियंस आप लेके रखें अपने लाइफ के। जैसे कि आपने हॉबी लिखी है अपने, कोई मेरी हॉबी थी जैसे कि एक्सपेरिमेंटल कुकिंग, तो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस कैसे आएंगे, क्योंकि मैं सोशल सेक्टर से बहुत ज्वाइन हूँ, मैं आंगनवाड़ी वगैरह से ज्वाइन हूँ। तो मेरे इससे एक्सपीरियंस आते हैं कि उसमें जो पोषण अभियान वगैरह चलता है, उसमें आजकल मिलिट्स वगैरह को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो मैंने अपनी एक्सपेरिमेंटल कुकिंग को इससे जोड़ा कि मैं मिलेट्स का यूज करके एक्सपेरिमेंट करके नई नई डिशेस बनाती थी। एंड जो पोषण उनका जो मेला होता है उसमें मैं सर्व करती थी, लोगों को बताती थी कि इससे ये मतलब वो लोग अट्रैक्ट हो मिलेट्स वगैरह खाने के लिए भी, उनकी चीजें भी बन सकती है। तो ऐसे हमें ज्वाइन करना है खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस से। जैसे स्पोर्ट्स का कोई एक्सपीरियंस है तो आप उस एक्सपीरियंस को अपना ज्वाइन करें कि हाँ आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि बहुत से बच्चे एनसीसी और स्काउट गाइड में होते हैं, तो जी जी क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ में एनसीसी में ज्वाइन रहते हुए सोशल सेक्टर में क्या किया, कोई एक दो इवेंट्स बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज हमें अपनी कनेक्ट करके रखती है। इसलिए कह रही हूँ इंटरव्यू में फेक बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे आपसे कुछ पूछ लिया जाएगा डेफ का और आप आंसर नहीं बता पाएंगे। ये सबसे बुरा इंप्रेशन होगा, क्योंकि जब आप अपने डेफ को ही डिफाइन नहीं कर पाएंगे। एग्जैक्टली। देखो बाउंसर इंटरव्यू में भी आते हैं, 10 क्वेश्चन में से आप यदि 4 क्वेश्चन बाउंसर नहीं बता पाए, इट डजेंट मैटर, लेकिन आप अपना डेफ ही नहीं बता पाए, आप अपने ऑप्शनल को ही डिफाइन नहीं कर पाए, ये चीज मैटर करती है। तो हमें ये चीज इंटरव्यू में देख के चलना है और खुद की पर्सनालिटी दिखनी चाहिए। ये चीज इंटरव्यू में मैटर है, हमें मैकेनिकल रोबोट नहीं बनना है कि क्वेश्चन दिया और जस्ट आंसर दे दिया, रटे रटाए आंसर्स नहीं देने हैं। जैसे हम वुमेन्स वगैरह पे सर जब हम तैयार करते हैं जी तो जी। हम आंसर रट के तैयार कर लेते हैं कि क्या क्या बिल्कुल प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ वो होती है। सामने वाला बिल्कुल बिल्कुल पकड़ लेता है कि ये रटा रटाया आंसर है। देखो हम तैयार करते हैं, तैयार करना है हमें भी, हमें भी देखना है कि वुमेन्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, घर पे क्या प्रॉब्लम है, बाहर क्या प्रॉब्लम है, वर्क लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हमें आंसर देना है जैसे कि हम उनसे बात कर रहे हैं। जी जी जी। अंडरस्टूड। तो हमें इस तरीके से इंटरव्यू को करना है। इंटरव्यू समथिंग 1.5 से 2 महीने की करंट अफेयर्स इनफ होती है, और आप साल भर यदि रूबरू रहते हैं करंट से तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ था, तो जी हम आंसर देने में कैपेबल होते हैं। तो वही जो मेन चीज मेन करंट है ना, वो 1.5 से 2 महीने की ही मतलब रहती है उसमें। जी जी जी, बिल्कुल मैम। बाकी मतलब ज़्यादातर जो भी बच्चे हैं तो वो नए हैं यहाँ पे, तो जो अपन ने मतलब प्लान किया था मैम क्वेश्चंस डिस्कस करने का, तो आई गेस अभी बाउंसर चला जाएगा काफ़ी बच्चों का, वैसा वैसा लगता है मुझे। तो ओके। जनरली अपन इसको मतलब कि ये रैप अप करते हैं कि मतलब कि कोई तीन सबसे ज़रूरी राय, मतलब जो अभी नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देने वाले हैं 2026 में हिंदी माध्यम के स्पेसिफिक बच्चे, तो वो हम्म। आपकी ओर से क्या रहने वाली है? क्योंकि इनफैक्ट मैंने भी जब रिजल्ट देखा यूपीएससी का तो मुझे भी बहुत ही लिमिटेड नाम मिले जिन्होंने हिंदी मीडियम में स्थान पाया है यूपीएससी में। तो वही मतलब कि तीन सबसे ज़रूरी सलाह क्या रहेगी 2026 वाले बच्चों के लिए जो अभी देने वाले हैं अटेम्प्ट? मेरा सबसे पहला रहेगा पीवाईक्यू। ठीक है। पीवाईक्यू आपको देखना है प्री मेंस, बिल्कुल पीवाईक्यू पे आंख बंद के भरोसा करो, मैं कह रही हूँ। आपके पास टाइम नहीं है टेस्ट सीरीज का, आप टेस्ट सीरीज भले ही मत देखो, लेकिन पीवाईक्यू हमें देखना है ना। सेकेंडली चीज, आपके मटेरियल बहुत लिमिटेड होने चाहिए, उसका बार बार आपको रिवीजन होना चाहिए। उसको आप कैसे यूज कर पा रहे हैं प्री के आंसर में, एलिमिनेशन में, एंड सेकेंडली मेंस में आंसर राइटिंग में, आपको वो चीज देखना है।
देखो पढ़ना हमें कम है, अपना दिमाग हमें ज्यादा चलाना है। मतलब कम पढ़ के उस चीज को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, हमें हमें ये आर्ट होनी चाहिए, है ना। एंड थर्डली चीज, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो हमें वही हर स्टेज पे अपना सेल्फ एनालिसिस करना है। जैसे कि मेरा 2023 का क्यों नहीं हुआ, सीसेट नहीं हुआ। सीसेट मैंने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि 24 में मेरे 98 मार्क्स आए, 25 में अभी मेरे 99 मार्क्स आ रहे हैं सीसेट में, है ना। तो हमें उस चीज पे वर्क करना है। ऐसे मेरा बहुत वीक था, शुरू में मैंने टेस्ट चेक कराए थे, ऐसे में मेरे 50-55 नंबर मिलते थे। एंड 24 में मेंस में मेरे ऐसे में 113 नंबर आए हैं, जो बहुत अच्छे मार्क्स है। इस बार ऐसे ने सबका काटा है, ऐसे में बच्चों के 90 से ऊपर नंबर नहीं आए हैं, ओके। 113 नंबर आए हैं। आई थिंक सो ठीक मार्क्स है ये, हमें इस पे वर्क करना है। एंड हमें पीवाईक्यू में देखना है कौन सी चीज रिपीट हो रही है। चौथी, जो चीज रिपीट हो रही है हम उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सिर्फ प्री में यदि हम देखें तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी तो बिल्कुल आंख बंद करके घूर के पी जाओ। तो आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी है, रेड कलर की आती है, आई थिंक सो 11th क्लास के, देख लेना। दो आती है, एक ब्लू होती है, एक रेड होती है। रेड वाली एनसीईआरटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो वो चीज हमें करके रखनी है। एंड हमें पीवाईक्यू की ना साइको समझनी है कि पीवाईक्यू देखो सबको नहीं आता है। प्री में कोई भी बच्चा 30 क्वेश्चन से ज्यादा किसी को नहीं पता रहता कि ये 100% श्योर है। जी जी। उसके बाद हम साइको के बेस पे सॉल्व करते हैं कि कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो वो साइको देखनी है। सर आप एक बार यदि जीएस के क्वेश्चन डिस्प्ले करेंगे तो जी आई जी। थिंक सो इन लोग को समझने में आसानी होगी कि अच्छा, हमें कैसे उसका साइको पकड़ना है। ठीक है मैम, डन। जस्ट अ सेकेंड। जीएस पी मतलब कि मेंस वाला आप चाह रहे हैं या फिर प्रीलिम्स वाला? प्री वाला, प्री वाला। प्रीलिम्स वाला, जस्ट अ सेकेंड। हाँ। जी मैम, स्क्रीन विजिबल है? सर इसमें लास्ट में ना मैंने कोलाज में बनाए हैं 3-4 क्वेश्चन। हाँ ये कोलाज, ये नहीं, हाँ ये है, यही वाले। इसको थोड़ा सा जूम होगा। हाँ, जैसे कि ये क्वेश्चन आया था 2016 में। मैं प्री के लिए बता रही हूँ हमें कैसे पीवाईक्यूज को देखना है। ये आया था, अर्घट के रूप में किसे निरूपित करता है। आंसर था इसका, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, ये वाटर व्हील था। हमें थोड़ा सा पीवाईक्यू को ना एनालिसिस करना है। आप गूगल पे जाओगे, अर्घट देखोगे। दो चीज करनी, यदि कोई चीज पिक्चर के रूप में अवेलेबल है तो पिक्चर देखनी है, नहीं तो थोड़ा सा उस पर सर्च करना है। आप जाओगे गूगल पे, आप पिक्चर में ही देख लोगे कि कुछ लकड़ी, वो मिट्टी का बना हुआ एक घड़ा होता है, व्हील टाइप का होता है। एंड इसका ही सर, इसकी कोलाज में एक होगा साथ में जो 25 में आया है अभी। ये क्वेश्चन आया 25 का, सिंचाई में काम आने वाला अर्घट नामक उपकरण क्या है। इसका आंसर है सेकंड, एक बड़ा चक्का जिसमें स्पोक्स में बाहरी ओर से मिट्टी के पात्र बने हुए हैं। देखो 2016 का 25 में इन्होंने रिपीट किया है। यदि हम 2016 वाला थोड़ा एनालिसिस कर लेते, ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट था। सर ऐसे एक दो क्वेश्चंस और हैं, कोलाज में होंगे, लास्ट में 3 थे। पीछे कीजिए, आगे नहीं पीछे उसके, बस इसमें थोड़ा जूम कीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन आई थिंक सो 2018 का है। इसमें सेकंड ऑप्शन पढ़ो आप, ऑप्शन 3 दिए हैं, हमें ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। सेकंड ऑप्शन है, सीजीडब्ल्यूए का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, अब ये वाला सही है हमारा। ये 2023 में क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हुआ है। इसका साइड में देखेंगे कि पर्यावरण संरक्षण एक्ट के अधीन क्या किसको गठित किया गया है, सीजीडब्ल्यूए, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। डायरेक्ट क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। जब हमें पीवाईक्यू में ही क्वेश्चन रिपीटेड देखते हैं, हम कहीं और क्यों जाए।
हाँ, इसको जूम कीजिए, ये 2019 का क्वेश्चन है ना? इसमें नीले मीन पक्ष वाली महसीर कावेरी नदी में है। समझ आ रहा है? नदी में है, क्या होगी? मछली होगी ये चीज। इसका क्वेश्चन आया है 2023 में, रिपीट हुआ है सेम। कौन सा पक्षी नहीं है गोल्डन महसीर? महसीर हम देख चुके हैं 2019 में, क्या है? ये फिश है ना? ऑलरेडी ऑब्वियसली ये पक्षी नहीं है। तो इस तरह से हमें पीवाईक्यू को देख के चलना है। देन सर हम शुरू से स्टार्ट करते हैं इसे, फर्स्ट से जो कुछ भी होगा। नहीं, ये सी सेट के आ गए, पीछे बैक कीजिए। हाँ, जैसे कि ये क्वेश्चन आया है, अब हमें इसमें पीवाईक्यू की साइको का काम करना है, अपना दिमाग और पीवाईक्यू की साइको देखना है, ठीक है ना? यदि हम पीवाईक्यू में देखेंगे तो कभी भी कोई नंबर आ जाता है, मोस्ट प्रोबेबली होता है वो गलत होता है, क्योंकि हम उसको कुछ भी लिख सकते हैं। कोई फैक्ट आ जाता है तो वो फैक्ट गलत होता है मोस्ट प्रोबेबली। हमें वही देखना है। ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं पता था, खबर में था, कुछ इंटरव्यू टाइम पे पढ़ा हुआ था कि हाँ खो खो का दिल्ली में आयोजन हो रहा है, मुझे बस इतना पता था, कुछ नहीं पता था। तो विश्व कप का आयोजन दिल्ली में था, क्योंकि ये पहला विश्व कप था खो खो का, है ना? तो ये चीज सही थी। अब इसका सेकंड और थर्ड ऑप्शन देखो, इसमें दो फैक्ट दिए हुए हैं कि भारतीय पुरुष फाइनल में नेपाल को 78-40 से जीता है, और महिलाओं ने नेपाल को 54-36 से। दो हार्डकोर फैक्ट है, कुछ भी पलटा जा सकता है, जरूरी नहीं हो नेपाल है, जरूरी नहीं हो यही रन है। तो हमें देखो, रेस में जा रहे हैं तो आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे इसको, बाकी लोग अटेम्प्ट करके बना ले जाएंगे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ था, मैंने इसमें ओनली वन मारा था, क्योंकि ये दोनों बदले जा सकते हैं, हार्डकोर फैक्ट है ना? तो ये चीज हम यूपीएससी की साइको से देखेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया सर। अगला क्वेश्चन देखें। देखो, गांधी शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता में जूरी बनती है, मुझे कुछ नहीं पता किसकी जूरी होती है, क्या होता है, इतना कोई नहीं रख सकता है। ऑप्शन देखो, इसमें चारों ऑप्शन नहीं है, मतलब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हम इसको कर सकते हैं। अब इसके ऑप्शंस में भी देखना है, ठीक है? देखो, पीएम होते हैं और चीफ जस्टिस होते हैं, मोस्ट ऑफ द जूरीज जो बनती है उसमें शामिल होते हैं, है ना? पीएम और चीफ जस्टिस। और ये तो अवार्ड वाला है, तो इसमें तो और शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हम सुनते हैं कि जो कोई भी अवार्ड मिलता है, पद्म भूषण वगैरह, उसमें जो केंद्र सरकार ही उसको नॉमिनेट करती है समथिंग। तो दो और तीन को मान के चलते हैं, तो हमारे पास बचता है बी और सी। मुझे इतना पता था कि इन अवार्ड का जो ऑनर होता है वो राष्ट्रपति देता है, कोई भी अवार्ड का होता है राष्ट्रपति सम्मानित करता है, ठीक है ना? यदि राष्ट्रपति सम्मानित करता है तो जरूरी नहीं है वो जूरी में भी शामिल हो। तो मैंने उसका वो काट दिया, तो मेरे पास सी ऑप्शन बचा, ये मेरा सही था आंसर। थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस लगाना है इस चीज का, ठीक है ना? इस चीज से हम कर सकते हैं। अब देखो, 88 वाला क्वेश्चन है। यदि आपने बेसिक पढ़ लिया है तो आपको पता होगा कि पहला वाला इसमें गलत है। यदि कोई प्रश्न उठता है लोकसभा का कोई 10वीं अनुसूची के अधीन हो गया है या नहीं, संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। ये चीज जो है, ये चीज गलत है, क्योंकि 10वीं अनुसूची दल बदल का है, ये लोकसभा अध्यक्ष के अधीन होता है, ठीक है ना? ये आप बेसिक से जानोगे। अब हमें देखना है सेकंड ऑप्शन, कि भारत के संविधान में राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है। राजनीतिक दल क्या है? एक शब्द है यार, शब्द का उल्लेख क्यों नहीं होगा? पॉलिटिकल पार्टी का उल्लेख क्यों नहीं हो सकता? इतना चलता है पॉलिटिकल पार्टी, ये वर्ड क्या यूज नहीं हो सकता है? यदि इसको डिफाइन का बात होती तो चीज अलग होती, कि राजनीतिक दल को डिफाइन नहीं है, ठीक है ना? तो हमें कॉमन सेंस से करना है, तो इसमें बहुत गलत है कि राजनीतिक दल का उल्लेख हो सकता है, ठीक है ना? तो ये चीज गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। इसमें देखो, ये भी बिल्कुल साइको है, ये हमारे पीवाईक्यू का ट्रेंड है कि कोई भी रैंकिंग आ जाती है, रैंकिंग में वो अलट पलट करता है, हमें आंख बंद करके गलत मानना है, तुमको चाहे आती हो चाहे नहीं आती हो। कोई बहुत चल रही हो न्यूज में तो बात अलग हो सकती है। इसमें बोल रहा है कि एथेनॉल के उत्पादन में जो ब्राजील है वो यूएसए की तुलना में ज्यादा एथेनॉल उत्पादित करता है, ठीक है?
तो इतना आपको पता भी होना चाहिए कि यूएसए जो है एथेनॉल के लिए हो गया, नेचुरल गैस के लिए हो गया, काफी बड़ा प्रोड्यूसर है। यदि आपको नहीं भी आता है तो आप साइक को देख के ये चीज गलत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रैंकिंग की बात की है, रैंकिंग में वो गड़बड़ करता है, तो आप ये काटते आपका आंसर आ सकता था, है ना। हमें ऐसे देखना है सर। और क्वेश्चन आगे का देखते हैं। ये चीज आप देखेंगे, कोई विषाणु जीवित नहीं, ये 2023 का क्वेश्चन रिपीट है, मैं इस पे लगा नहीं पाई हूँ। नन 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 का क्वेश्चन, ठीक है। तो कोई विषाणु जीवाणु को मतलब दुनिया में कोई ना कोई तो ऐसा वायरस होता ही होगा जो इनमें से एक आध चीज कर ले। और यदि कोई एक वायरस निकल आया और तुमने यूपीएससी पे कह दिया कि ये क्वेश्चन गलत है, तो ये चीज तो यूपीएससी नहीं करेगा। बहुत एक्सेप्शनल चीज है ये, मतलब बहुत ही ज्यादा फैक्ट की चीज है। यदि तुम एक कोई वायरस निकाल के ले आए और यूपीएससी पे तुमने केस कर दिया कि देखो ये वायरस जीवाणुओं को संक्रमित कर रहा है, तो ये चीज बहुत गलत होने के चांसेस है। तो हमें ये चीज देख के चलना है, हम इतना नहीं रट सकते हैं। साइक को देखना है, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, ये चीज गलत है। आप नहीं करोगे, बगल वाला बच्चा आपका गलत कर देगा तीनों और सही बना ले जाएगा अपना क्वेश्चन। तो हमें इतने गट्स होने चाहिए, और ये गट्स आएंगे हमारे पीवाईक्यू देख के। प्री के पेपर के दिन सुबह से मैं जीएस के पीवाईक्यू देखती हूँ, पूरे अपने 8-9 साल के झट पलटे पेज अपने देख के गई। जो बीच में हमें 1.5 घंटा मिलता है उसमें सीसैट के पीवाईक्यू देखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है कि कट ऑफ कितनी जा रही कितनी नहीं जा रही। सीसैट के पीवाईक्यू देखो, क्योंकि अपने ब्रेन को एक्टिव करो। आप प्री जीएस देके आए हो, मेंस के सीसैट के लिए हमें ब्रेन को एक्टिव करना है ना। तो पीवाईक्यू देख के जाओ। मुझे ये चीज बहुत वर्क करी, आपको भी वर्क करेगी जरूर, क्योंकि वहां लगता है कि हम बिल्कुल पीवाईक्यू ही लगाने बैठे हैं। वहां दिमाग ही नहीं चलता, ये तो सोचते ही नहीं है हम लोग कि ये क्वेश्चन में दिमाग लगाना ही नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, काट के तीनों गलत है। आगे बढ़ सकते हैं, है ना। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, इसमें देखो डायरेक्ट एयर कैप्चर जो एक नई टेक्नोलॉजी है, कौन सा सही है। इसमें हम साइको देखो ला सकते हैं, उपागम हो सकता है, स्रोत हो सकता है। नई टेक्नोलॉजी है और सब में ना कैन भी लिखा है, हो सकता है। यार होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज यदि हम पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे ना पिछले सालों में, ये चीजें सही होती हैं कि ठीक है, डायरेक्ट एयर कैप्चर में जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है वो चीज हो सकती है, प्लास्टिक उत्पादन में इसका यूज हो सकता है, और लेस कार्बन जो प्रोपल्सन है उसमें यूज उसका हो सकता है। तो होने को कुछ भी हो सकता है, और नई टेक्नोलॉजी है तो और भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें ये साइको से करना है, जरूरी नहीं है आते नहीं आते हैं, हमें ये चीज अटेम्प्ट करनी है, ये चीज नहीं छोड़नी है। तो इस चीज से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा पीवाईक्यू का हो गया। जैसे ये चीज है, ये चीज आपको आएगी पीवाईक्यू बहुत जब आपने एनालिसिस कर लिए तब करके, है ना, और अपना प्रेजेंट माइंड लगा के। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कोल गैसिफिकेशन में कौन सी चीज यूज हो सकती है। और ये प्रोबेबल क्वेश्चन था इस बार का, क्योंकि एनटीपीसी ने इस बार कोल गैसिफिकेशन से मेथनॉल बनाया है ना। ये बहुत बड़ी खबर थी अपने इंडिया की इस बार। तो ये चीज प्रॉब्लम था आना है, लेकिन उसने किस तरीके से किया, कोल गैसिफिकेशन का यूज किस चीज में किया जा सकता है। एथेनॉल, अब चूंकि मेथेनॉल बना है तो एथेनॉल भी बन सकता है। यूरिया, यूरिया तो अपन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से बना सकते हैं, तो गैस मतलब ऑब्वियसली जब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन अपन एयर से करते हैं तो गैस का ही करते होंगे, बन सकता है। अब इसमें सेकंड चीज दिख रही है हमें, नाइट्रोग्लिसरीन। आपकी यदि फंडामेंटल नॉलेज भी होगी तो आपको पता होगा ग्लिसरीन बनती है पेट्रोलियम के बेस्ट से बनती है, ठीक है। ग्लिसरीन होता है लिक्विड चीज होती है। अब उसमें लगी है नाइट्रोग्लिसरीन, मुझे नहीं पता था क्या है, मुझे इतना पता था कुछ केमिकल सब्सटेंस है, हो सकता है लिक्विड वगैरह कुछ होगा। लेकिन मुझे अंदर से बिल्कुल फीलिंग नहीं आ रही थी कि ग्लिसरीन कोल गैसिफिकेशन से बनेगी, है ना। तो हमें अपने गर्स, और ये गर्स आपके तभी आएंगे जब आप पीवाईक्यू को बार बार देखेंगे। देख के हमें यही नहीं देखना इसका आंसर ये क्यों है, हमें ये भी देखना है इसका आंसर ये क्यों नहीं है, ठीक है। और सारे ऑप्शन को एनालिसिस करने, जैसे अभी हमने सीजीडब्ल्यूए का देखा, ऑप्शन आया एंड वो मेन क्वेश्चन में कन्वर्ट होके आया 2023 में, है ना। तो वो चीज हमें देखनी है, ऐसे हमें पीवाईक्यू को लेना है। बच्चे कहते हैं कि पीवाईक्यू कहाँ आया,
टॉपर सारे कहते हैं पीवाईक्यू आएगा, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू तो कहाँ आया? यही पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू डायरेक्ट रिपीट नहीं होगा। पीवाईक्यू हमें साइको डेवलप कराएगा, ये क्वेश्चंस और नहीं तो 20 से 30% बच्चों के ही सही होंगे। लेकिन यही बच्चे हैं जिनकी कट ऑफ बढ़ती है और जो फॉरेस्ट के लिए क्लियर होते हैं। क्यों? क्योंकि साइको एक डेवलप हो जाता है पीवाईक्यू का। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये है, इसमें लिखा है यूएबी। अब फिर से वही एक्सेप्शनल वाला। उस एक क्वेश्चन हमने देखा था कि कोई नहीं कर सकता है, ये क्वेश्चन है कि सभी कर सकते हैं। बहुत एक्सेप्शनल है। यदि तुम एक भी कोई ढूंढ लाए जो नहीं कर सकता है यूएवी, एक भी यूएवी आप ढूंढ लाए जो कि लैंडिंग ऊर्ध्वाधर लैंडिंग नहीं कर सकता है, तो बहुत प्रबल चांस है यूपीएससी पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, है ना? तो ये चीज बहुत ज्यादा ही एक्सेप्शनल चीज है। ये तीनों क्वेश्चन, तीनों इसके गलत होंगे। तो ये चीज हम साइको डेवलप करेंगे। देखो एक ही क्वेश्चन में दो एक से क्वेश्चन आ गए हैं, और ये दोनों ना 2023 का पैटर्न है। 2023 में इस तरह के एक आध क्वेश्चन आए थे। तो हमें यही चीज अपने को पीवाईक्यू में आगे देखते जाना है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखेंगे यदि तो। हाँ, ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है क्रस्टेशियंस का। अब क्रस्टेशियंस वर्ड मेरे को टाइम नहीं मिला इसमें डालने का। पीवाईक्यू में 2015, 16, 17 देखेंगे, इसमें ना इन्वायरमेंट का पोर्शन बहुत हाई रहता था। एंड उसमें क्रस्टेशियन वर्ड का 2-3 बार यूज हो चुका। यदि आप गूगल पे थोड़ा भी सर्च करते, पिक्चर्स देखते, आप समझ जाते क्रस्टेशियंस में होता है जो कि यदि लैंड पे रहेंगे तो कीड़े मकोड़े टाइप के होंगे, और मोस्टली रिवर्स वगैरह में क्रस्टेशियंस पाए जाते हैं, जैसे कि अपना सीप वगैरह हो गया, केकड़े वगैरह की कोई प्रजाति होगी, वो क्रस्टेशियंस में आते हैं। सबसे पहले मुझे इसको देख के यही चमका कि क्रस्टेशियंस है। सेकंड इसमें का देखो, सेकंड सही है। एक चीज आप ये भी पीवाईक्यू से देखेंगे कि इसमें लिखा है पीकॉक टैरेंटुला। पीकॉक ये एक तरह का एडजेक्टिव लग गया है इसमें। इस तरह के कोई भी होते हैं ना, ये मोस्टली एंडेमिक स्पीसीज होती है। जैसे कि हम नीलगिरी ताहर कह लो, और लॉयन टेल मैकॉक कह लो। अब मैकॉक तो कुछ भी हो सकता है, नीलगिरी मैकॉक भी कहते हैं उसको। ये चीज एक एडजेक्टिव के रूप में होती है। पिकॉक चीज कोई लग गई, मतलब कुछ एंडेमिक का ये सिग्निफिकेंट होता है। ये हम पीवाईक्यू से देखेंगे, है ना? आगे हमें बहुत चीजें, जैसे कि गोल्डन महसीर देखा था अपन ने। तो गोल्डन महसीर भी, गोल्डन किसी रिवर के कारण उसको गोल्डन कहते हैं, समथिंग एक स्पेसिफिक रिवर में नीले नीले जो फिन्स होते हैं उसकी महसीर होती है, वो एक स्पेसिफिक चीज, कुछ क्वालिटी बताते हैं। तो ठीक है, इसका प्राकृतिक आवास केवल कुछ वनों तक ही सीमित है। ये चीज हमें लग रहा है कुछ एंडेमिक टाइप का है, तो सेकंड इसको सही मान के चला। जैसे अब फर्स्ट और थर्ड देखो। फर्स्ट में है कि ये एक ओमनीवोरस क्रस्टेशियंस है। क्रस्टेशियन में मेरा सबसे पहले यही चमका कि ये तो होते हैं, मोस्टली पानी में होते हैं, और यदि होंगे तो कीड़े मकोड़े होंगे जमीन पे। और ये लिखा है कि कुछ वनों तक ही सीमित है। अब कैसे पानी की चीज वनों में कैसे हो सकती है, और कीड़े मकोड़े वन में कैसे हो सकते हैं? और थर्ड देखो कि अपनी प्राकृतिक आवास में ये वृक्षीय जाति है। वृक्षीय जाति मतलब जो पेड़ों पे या पेड़ों के आसपास रहती है, ठीक है ना? तो यदि हम ग्रुपिंग करेंगे तो 2 और 3 इसकी ज्यादा एक सी चीजें लग रही है, डिफाइन कर रही है एक दूसरे को। फर्स्ट काट देंगे तो 2 और 3 डिफाइन से कर रहे हैं। तो इस चीज में हम ये चीज आगे, मतलब कॉमन सेंस और बेसिक नॉलेज, मुझे कुछ नहीं पता ये पिकॉक टैरेंटुला क्या है ना? तो हम ऐसे इस चीज को लगा सकते हैं। इसका आंसर 2 और 3 है। तो हमें यही चीज पीवाईक्यू से साइको डेवलप करना है कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, हम उस क्वेश्चन को भी कैसे सही कर सकते हैं। तो ये चीज हमें देख के चलनी है, ऐसे हम सीख सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें तो, हाँ, अब ये है प्रादेशिक रज्जु का। ये चीज हमारी पीवाईक्यू में आ चुकी है कि रज्जु क्या है। अब मैं क्वेश्चन नहीं लगा पाई हूँ इसमें। ये 17 समथिंग का पीवाईक्यू कोई था, 16 या 17 में। उसमें वर्ड डिफाइन किया था कि जो रज्जुक है डैश, ये प्रांतीय जो गवर्नर होते हैं समथिंग वो है। प्रांतीय गवर्नर ने ये कुछ प्रशासन में यूज होते हैं। तो वो चीज रज्जुक, यदि वहां से आप देखे होते कि रज्जुक क्या है, तो आप उसको लगा सकते हैं कि रज्जुक जैसे अपने यहाँ डीएम होता है, वैसे कि जो रज्जुक चलते थे ये मौर्यन एज में, है ना?
तो इस चीज से हम ये लगा सकते थे, ये डिफाइन है। एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी में ये चीज बहुत डिफाइन है, तो हमें वही चीज मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कहीं से नहीं पूछा उन्होंने, एनसीईआरटी से ये और पीवाईक्यू से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें तो ये बिल्कुल हम बिल्कुल देख चुके हैं। बिल्कुल। हाँ, देन हम जीएस का मैं वही बता रही हूँ कि एक तो हमें पीवाईक्यू सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। एक तो देखो कि क्या सेक्शन आ रहा है, तुम्हें एग्जैक्टली क्या चीज करना है। आप देखेंगे कि एनसीईआरटी से वगैरह से ही क्वेश्चन आते हैं। 2024 का पेपर देखोगे तो ज्योग्राफी इतनी आई है, 11th 12th की एनसीईआरटी से ही पूरी ज्योग्राफी आई है, वो चीज देखना है। सेकेंडली पीवाईक्यू में जो ऑप्शंस, जो आंसर है वो तो है ही, वो तो हमें देखना ही है, याद करना ही है। और जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को भी एनालिसिस करना है। जैसे कि एक पेनार रिवर पे आया था, 2 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। पेनार रिवर आ चुकी है, तो हम इतना तो एनालिसिस कर सकते हैं ना कि पेनार कहाँ से उद्गम होती है, किस साइड गिरती है, जी पेनार पे कोई डैम है क्या। 2024 में 23 में क्वेश्चन आया था गंडीकोटा कैनियन कहाँ है, आंसर उसका पेनार था। यदि आपने उसको एनालिसिस किया होता पेनार के रिवर पे कोई डैम है क्या, तो आप उसको कर सकते थे, है ना। हमें यही चीज देखनी है पीवाईक्यू से। सेम मेंस में ही हम पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, तो वो जो रिपीटेड थीम है हम उसके बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट होता है, रटा रटाया हम वहां पे छाप सकते हैं, सोचना भी नहीं है। 7 मिनट का आंसर हम 5 मिनट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हमें अपना वर्क करना है, अपनी जिंदगी को आसान बनाना है हमें। जितना आसान बना सकते हो यूपीएससी, उतना जल्दी आपको क्लियर होगा। ये चीज दिमाग में रख के चलना है। जी मैम, थैंक यू मैम। बाकी कुछ बच्चों से सीधा सवाल अपन ले लेते हैं। पलक साहू जिन्होंने हैंड रेस कर रखे हैं। जी बच्चा, अगर आप कुछ पूछना चाहें मैम से तो आप पूछ सकते हैं। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। First of all, congratulations. थैंक यू। Currently, अभी मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी हम्म। महारानी कॉलेज से विद बीए हम्म। पासपोर्ट हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। हम्म। और अभी मैं मास्टर्स के लिए फाइंड कर रही हूँ हिस्ट्री से कि मैं राजस्थान हम्म। यूनिवर्सिटी से ही कर लूँ। तो मैं सोच रही थी कि अपना ऑप्शनल भी हिस्ट्री रखूँ कि नहीं। मिस यदि तुम कंफर्टेबल हो तो बिल्कुल रखो। देखो ग्रेजुएशन कर रही हो, खुद की चॉइस से करो कि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट यदि आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया, ये मोस्ट ऑफ द इंजीनियर फंसते हैं इस चीज में। 1 मिनट। यस मैम। मोस्ट ऑफ द इंजीनियर फंसते हैं इस चीज में कि ग्रेजुएशन तो कर लिया लेकिन सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। वो पैनल मेंबर ने कुछ पूछ लिया और आप अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही डिफाइन नहीं कर पाए, तो क्या ही नंबर देगा वो आपके लिए, है ना। तो ग्रेजुएशन जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है बिल्कुल आप उस चीज में कर सकते हो। मैम एक्चुअली आई एम आस्किंग फॉर पीजी पीजी कोर्स क्या। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये सारा आपका डेफ में डिफाइन होगा मैडम। यस अब मैम। बिल्कुल कर सकते हो। और ऑप्शनल क्या है तुम्हारा। मैम हम हिस्ट्री का सोच रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि उसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन में रखें। बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज है, तुम्हें दोनों ऑप्शन में भी मदद मिलेगी। और पीजी तो तुम्हारा हो ही जाएगा। और मैम कभी कभी मतलब थोड़ा ऐसा लगता है कि अपन को मीडियम स्विच करना चाहिए, जैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर कर लेना चाहिए। तो मैम ये चीज सही है अभी या नहीं? देखो यदि तुम कंफर्टेबल हो इंग्लिश में, क्या दिक्कत है, इतनी रेस है उसमें तुम भी शामिल होगी। हम्म। मेन चीज है कंफर्टेबिलिटी होना चाहिए। मीन्स में कोई आंसर आ गया, देखो इंटरव्यू में तो अपन के पास चॉइस होती है, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हिंदी में देते हैं। यस मैम। और मेंस में तुम्हें इतनी स्पीड में लिखना है, यदि तुम्हारे दिल में इंग्लिश नहीं बसी है तुम अपने दिमाग पे कैसे लाओगे, है यस ना। मैम। यदि तुम्हारे दिल में इंग्लिश है, तुम दिमाग में 7 मिनट में ला सकते हो, तो बिल्कुल डेफिनेटली करो। मार्क्स अच्छे आते हैं इंग्लिश मीडियम से, ये सबको पता है। लेकिन यदि तुम्हारा अच्छा नहीं है, तुमने इतना एफर्ट नहीं डाला है, तो तुम वहां 7 मिनट में आंसर कैसे लिखोगे। हमें ये सोच के चलना है।
ठीक है, तो एज योर विश, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो उस चीज में बिल्कुल कर सकते हो। यस मैम। ओके पलक, बाकी एक और क्वेश्चन है डीडी मीना स्टूडेंट का। कॉलेज करते समय यूपीएससी की तैयारी में टाइम मैनेजमेंट एक चुनौती बन जाती है, तो ये इनका क्वेश्चन है बस। हाँ, कॉलेज करते में ना हम बेसिक चीजें तो कवर कर सकते हैं, एंड देन आपके पास यदि टाइम मैनेजमेंट नहीं रह रहा है तो आप कॉलेज के बाद 1 साल पूरा रख सकते हैं ना तैयारी के लिए। कॉलेज के बाद 1 साल रख ले, फिर तैयारी कर ले। मेरा तो ऐसा रहा था सर कि मेरा पूरा कॉलेज ही मैं मैथ्स के लिए क्रेजी थी 12th तक, बहुत क्रेजी। मुझे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बिल्कुल पसंद नहीं थी। इवन मैं अपने पेपर में भी सुबह 5 बजे से उठ के हिस्ट्री रट के जाती थी और बिल्कुल 12 बजे तक उसे पूरा उगल के पेपर दे के आती थी। इसलिए मैंने अपना ग्रेजुएशन लिया हिस्ट्री पॉल साइंस की, थोड़ा कुछ समझ में आया। लेकिन किस्मत से मेरा पूरा ग्रेजुएशन कोविड में निकला। केवल 2022 में जब लॉकडाउन थोड़ा खोला तो डायरेक्ट पेपर देने हम लोग कॉलेज गए थे। तो वो चीज है कि कॉलेज में बिल्कुल, यदि आपका अच्छा कॉलेज है, रेगुलर कॉलेज है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जितना टाइम निकाल सकते हैं स्टैटिक को उतना टाइम निकाल ले, एंड देन बाद में 1 साल का या तो लीव ले सकते हैं या फिर अपने को इतना थोड़ा बहुत मेंस के नोट्स वगैरह बना लें। ज्यादा नहीं करें, मेंस के नोट्स थोड़े बहुत बना लें। पीवाईक्यूज जो मेंस का अपना आंसर राइटिंग है, वो चीज आप टॉपर्स नोट्स वगैरह देख सकते हैं। थोड़ा प्री स्ट्रॉन्ग कर लें कि आप कॉलेज के बाद 2-3 महीने देके प्री निकाल लें एक बार, तो वो 2-2.5 महीने 2-2.5 महीने में यदि आपके नोट्स बने हैं तो आप मेंस निकाल सकते हैं। इतना है, असली मेंस की तैयारी ना 2.5 महीनों में ही होती है। जितना जोश से आंसर लिखते हैं उन 2.5 महीनों में ही लिखते हैं। तो वो चीज हो सकती है, मतलब रॉ करते जाइए आप, प्री निकालने लायक हो जाओ बस। एक बार यदि प्री निकल जाएगा तो मेंस के 2.5 महीनों में तो हम अपनी पूरी आत्मा निकाल के मेंस की तैयारी कर सकते हैं। जी तो जी जी, उतना आप कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैम बाकी आपकी जर्नी से जो ज़्यादातर हमने चीज़ सीखी, तो ये था कि मतलब बिना किसी कोचिंग के आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। एंड जर्नली आपने मतलब कि टेस्ट सीरीज एंड ये जो है तो अवेल करवाई थी, है ना, काफ़ी सारी जगह से। तो जो हमारे बच्चे भी जुड़े हुए हैं तो उनको बस मैं एक छोटी सी चीज़ यही बताना चाहता हूँ, जैसे मैम ने सेल्फ स्टडी किया एंड अपने जो बस पीवाईक्यूज एंड जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको वो करते रहे। तो वैसे अगर और बच्चे करना चाहते हैं तो वी डू हैव ए लिटिल प्रोग्राम जिसका नाम है द्रोना एक्स करके। जैसे द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी सारे बच्चों को, तो वैसा ही जो है मतलब कि एक हमारा भी प्रोग्राम है जिसके अंदर जैसे कि देख पा रहे होंगे, स्क्रीन विजिबल होगी तो जस्ट अ सेकंड। तो इट्स अबाउट सेल्फ स्टडी। ये पूरा एग्जामिनेशन एक सेल्फ स्टडी इनिशिएटिव है जहाँ पे सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज लेनी रहती है, राइट। तो बच्चे जो हैं यहाँ से अपना ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट में मतलब जो है अभी उनको एक लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से इसको हिंदी ब्रोशर, इंग्लिश ब्रोशर अपना ले सकते हैं, जहाँ पे 55 से ज़्यादा इनको प्रीलिम्स के टेस्ट मिल जाएंगे, 35 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और मेंस की बात करूँ तो 35 से ज़्यादा मेंस के टेस्ट और 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस इनके मेंस के प्रैक्टिस के हो जाएंगे। तो जो बच्चे 2026 के अंदर भी टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए जो प्रोग्राम है, तो जैसे अर्जुन ने सीधा आंख में निशाना लगाया था, वैसे ही वो बच्चे जो है मतलब कि एकदम टारगेट होकर के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर किसी को मतलब कि जानकारी चाहिए तो मतलब कि वेबसाइट के ऊपर नंबर मेंशन है हमारा, तो वो हमें कॉल भी कर सकता है, बता भी सकता है, राइट, इसके बारे में। तो एक सेल्फ स्टडी इनिशिएटिव मैम हमने अभी लिया है बच्चों के लिए, सबके लिए, ताकि बस वो अपना पढ़ाई करें खुद से, एंड टेस्ट की जो प्रैक्टिस है तो वो मतलब कि यहाँ से करते रहें साथ साथ में, वैसा। बाकी थैंक यू सो मच मैम आपके टाइम के लिए, आपके समय सर के एक लिए। मिनट, जी जी जी, कुछ बच्चे सी सेट का पूछना चाह रहे हैं, मैं देख बिल्कुल रही हूँ। एक सेकेंड। कमेंट में काफ़ी आएगी, सी सेट की अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होगी जिससे सी सेट ना रुके आपको एट द मिड। सी सेट का बच्चों को काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है, जो एक बार इसको अपन एड्रेस कर लेते हैं। हाँ, तो सी सेट में यदि देखें तो सी सेट सबसे पहले तो आप कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कीजिए। कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि एक बार 26 कॉम्प्रिहेंशन है, सी सेट में सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी टाइम स्ट्रेटेजी। मैं आपको टाइम स्ट्रेटेजी अपनी बताती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। मेरा ऐसा रहता था कि 30 मिनट में
जितने भी कॉम्प्रिहेंशन हो रहे हैं 20 से 22 उतने हमें करने हैं 30 मिनट में, ठीक है ना। और कॉम्प्रिहेंशन में यदि एकाक में अटक रहे हो तो दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि वो चीज गलत होती है, उसको छोड़ के आगे बढ़ो। जैसे इस बार को मैं बता दूं, मैंने बहुत सारे इस बार हर कॉम्प्रिहेंशन में एक में क्रक्स पूछा था, एक में अजम्पशन पूछा था, पूर्व धारणा पूछी थी। तो पूर्व धारणा में प्रॉब्लम मुझे होती है, और उसमें आप देख लो आपको कंफर्टेबल है कि नहीं है। उसमें मेरा कभी आंसर नहीं आता, छोड़ के तुरंत आगे बढ़ना है। सीसेट में ट्राई करना है कि हम नेगेटिव मार्किंग ना करें, जितना हो हम पॉजिटिव मार्किंग में जाए, है ना। तो सीसेट में हम 30 मिनट कॉम्प्रिहेंशन देंगे, 20 से 22 जितने कॉम्प्रिहेंशन कर सकते। देन हम करेंगे अपनी मैथ्स रीजनिंग जो कुछ भी है वो चीज स्टार्ट। अब वो चीज हमें कैसे करनी है, उसके लिए भी टोटल पीवाईक्यू बेस पे करने हैं। जो पीवाईक्यू में चीज आती है, जैसे कि नंबर सिस्टम हमें अच्छे से करना है, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, और क्यूब वाले क्वेश्चंस आते हैं, और वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन आते हैं। ये टॉपिक्स हम देखेंगे, ये टॉपिक्स हमें बिल्कुल करने हैं। इसके लिए मैंने सीसेट के लिए कोई ऐसी बुक वगैरह फॉलो नहीं की है, लेकिन आपको टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस किसी भी वेबसाइट से देख सकते हैं, ठीक है ना। वो चीज आप उससे देख लेना। एंड सीसेट के भी मैं आपको प्रूफ सहित बताती हूँ कि पीवाईक्यू बिल्कुल रिपीट होता है। सर सीसेट वाले आप जरा स्लाइड्स ओपन करेंगे। सीसेट के क्वेश्चंस ना जो शेयर हुए थे, हाँ हाँ जस्ट अ सेकंड। हाँ, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये हम देखेंगे 48 वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा पुराना क्वेश्चन है। एग्जैक्ट ईयर नहीं पता, बहुत पुराना क्वेश्चन है वो। इसमें आया था GHI 1578DF, मतलब ये पैटर्न रिपीट हो रहा है इसी सेट में, हमें ये देखना है। इसमें कैसे आया था कि GHI 1578 है, तो जी कौन से ऑर्डर पे आता है ABCD में, एच कौन से ऑर्डर पे आता है, आई कौन से ऑर्डर पे आता है, उसमें 2 का इंटू करके ये आंसर आ रहा था। जैसे कि ABC किसके बराबर होगा, तो ABC 1 2 3 है ना, उसमें 2 का इंटू करके ये अपना आंसर है इसमें। सेम हम 56 में देखेंगे NO 210 कैसे हो रहा है, N 14 पे आता है, O 15वें नंबर पे आता है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 210 है। NOT 14 15 T कौन से नंबर पे आता है, उसका मल्टीप्लिकेशन 4200 है। ये आंसर नोट्स को किस रूप में करेंगे, तो जिस ऑर्डर में आता है उन सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन उसका आंसर है। ये पैटर्न रिपीट है, ये 2025 का क्वेश्चन है ना। तो पैटर्न हमें देख के चलना है। एक तो हमें देखना है किस एरिया से क्वेश्चन बन रहे हैं, सेकंड हमें पैटर्न देखने, क्योंकि सीसेट में सबसे आसानी क्या है कि हम 30 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन करने के बाद हमारी नजर में क्वेश्चन आने चाहिए कि हम कौन कौन से क्वेश्चन को कर सकते हैं। और वो हमारी नजर में कब आएंगे, जब हम पीवाईक्यू इतने अच्छे से देखे होंगे कि हम उस एरिया को तुरंत पिकअप कर लें। और ये क्वेश्चन मैंने देखा था, मेरे को 1 सेकंड में था कि ये नंबरिंग से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो हमें इतने अच्छे से पीवाईक्यू में मास्टर होना चाहिए। देन सर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया है जो 35 वाला है, ये 2025 का है, और ये 2022 का है क्वेश्चन। और इसमें देखो 15 गुणा 14, 3 की पावर m इंटू n, ठीक है। तो मतलब 3 की पावर में m है, तो उसका सबसे ज्यादा मान क्या है। तो 3 के मल्टीपल्स कितने हो रहे हैं, बेसिकली वो यही पूछ रहा है। पावर में क्या आएगा, जितने उसके 3 के मल्टीपल्स आएंगे, है ना। जैसे 15 है तो 3 गुणा 5, आगे 12 होगा तो 3 गुणा 4, मतलब 3 कितनी बार आ रहा, वो चीज है। अब 35 की पावर n से विभाज्य है, तो n का महत्तम मान क्या है। तो बेसिकली हमें बताना है कि 35 मतलब 5 into 7 की पावर n है। इस सम में 5 into 7 के कितने पेयर आ रहे हैं, वही हमारी n की वैल्यू होगी। थीम रिपीट है ना,
नीचे वाले में क्या पूछ रहा है, 3 कितनी बार आएगा सीरीज में, वो हमारा एन का मान होगा। ऊपर वाले में हमें क्या बताना है, 5 into 7 की कितने पेयर आ रहे हैं, वो हमारा एन का मान होगा। थीम रिपीट है ना। ये क्वेश्चन सेम देख के हम 1 सेकंड में पकड़ सकते हैं, यही चीज हमें करनी है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो 2024 में आया था। यदि आपने इस क्वेश्चन में थोड़ा भी सॉल्व किया होता, दिमाग चलाया होता, तो आप समझ सकते थे सेम वही थीम है कि बीच में क्रॉस किए आप फिलिंग द ब्लैंक्स कर लो, और वही प्लस माइनस इनटू आपको बीच में भरने हैं, आंसर निकालना है आपको 0। तो अधिक से अधिक 2 बार चुना जाता है, तो व्यंजक का न्यूनतम ऋणोत्तर मान क्या है। न्यूनतम ऋणोत्तर मतलब माइनस आना चाहिए, और सबसे कम मान क्या होगा, तो 0 ही मान होगा। ऊपर वाले में देखो आपको ये प्लस माइनस वगैरह यूज करके 20 निकालना है, मतलब उस टाइप का ही क्वेश्चन है ना, थीम वही है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये देखो बिल्कुल रिपीट है, सीरीज रिपीट है ये। 2022 का क्वेश्चन है 20 10 10 10। इसमें क्या है, 0.5 1 1.5 इसका इंटू करते जाना है। ये 2025 का क्वेश्चन है, 24 में 0.5 का इंटू करना है, 1 का करना है, 1.5 का इंटू करना। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि आपको रीजनिंग में भी दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, दिमाग तो देखो चलाना ही है, लेकिन हम अपने लिए आसानी, उनका पैटर्न आप देख लो। ऑड नंबर की सीरीज आती है, ये 0.5 वाली बहुत सीरीज आती है, एक आध क्वेश्चन और 0.5 का आ चुका है पहले, ठीक है। और स्क्वायर वाली सीरीज रिपीट होती है। बिल्कुल लग रहा है ये बहुत बच्चों ने छोड़ा है क्वेश्चन, मेरे फ्रेंड्स में भी काफी ने छोड़ा है, क्यों, क्योंकि सॉल्व नहीं हो रहा था, और ये सीरीज रिपीट थी, 0.5 1 1.5 का इंटू हो रहा था, है ना। यदि आपने पीवाईक्यू में मास्टर किया है, तो आप ये क्वेश्चन तुरंत पकड़ के कर सकते थे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2016 15 को क्वेश्चन है, जो 75 नीचे वाला है 15 का है क्वेश्चन। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन छपा है। इसमें लिखा है कि दोनों वृत्ताकार मार्ग पे चलते हैं, दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं, ए की चाल 2 चक्कर प्रति घंटा है, बी की 3 चक्कर प्रति घंटा है, 8 से 9:30 बजे के पूर्व कितनी बार मिलेंगे। ये क्वेश्चन है 75। ये क्वेश्चन ऊपर वाला देखो 2025 में आया है। पीवाईक्यू वृत्ताकार मार्ग पे चलते हैं, 5 AM पे दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। पी 5 चक्कर प्रति घंटा, क्यू 3 चक्कर प्रति घंटा चल रहा है, 5:30 से लेके 7 AM के बीच कितनी बार मिलेंगे। सेम क्वेश्चन है ना। यदि तुमने 2015 का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते थे। ऐसे 2025 के मैंने, इसमें तो शायद कम ही क्वेश्चन चले होंगे, मैंने 15 से 20 क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए हैं जो थीम पे, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट छपा हुआ क्वेश्चन है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ थीम पे रिपीटेड क्वेश्चन है। तो वही चीजें हमें पीवाईक्यू से नहीं भटकना है, वही पीवाईक्यू अच्छे से करने की, सीसैट में जितनी जल्दी हम क्वेश्चन ग्रेस्प करेंगे, उतना ही हमारा काम आसान होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें तो देखो सीरीज है, सीरीज रिपीट हुई है, तो मैं मतलब रीजनिंग में भी तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है, 2025 का ही क्वेश्चन है। ऑड नंबर की सीरीज है, ये 2000 शायद 20 या 19 का क्वेश्चन है नीचे वाला। उसमें सीरीज देखो ऑड नंबर की है, 3 5 7 11। ये मेरे ही जो पीवाईक्यू मैंने सॉल्व किए हुए थे, उसकी फोटो खींच के लगाई हुई है। मतलब हमें इस तरीके से करना है। ऊपर जो सीरीज है, एक बार यदि तुम दिमाग लगाते हो ऑड नंबर का, तुरंत आंसर इसका निकल आता। तो हमें वही पैटर्न देखना है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखेंगे तो ये देखो, ये तो बिल्कुल आंख बंद के 2024 का क्वेश्चन है ये। नीचे वाला देखो 23 का क्वेश्चन है, 2023 का। इसमें लिखा है 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, इस संख्या को इसी संख्या से गुणा किया जाता है, परिणामी संख्या के अंकों का योगफल क्या है। ठीक है, इसमें अंकों का योगफल, यदि तुमने 2023 का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो तुम्हें ये तो पता हुआ ना कि तुम एक 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 को 9 बार लिख के 9 बार उससे गुणा करोगे, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, तुम्हारे दिमाग में होगा। अब ये आंसर देखो और ऊपर वाला आंसर देखो, सेम है कि नहीं है ना। मतलब एन का मान क्या होगा, एन का मान वो होगा, एक 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 को तुम 9 बार लिख दो, वो तुम्हारा एन का मान होगा। इसमें है कितने अंक है, तो 9 अंक है।
मतलब क्वेश्चन देख के तुम तुरंत आइडेंटिफाई, ये क्वेश्चन को एक सेकंड में नहीं सोचा था, आंख बंद करके एंड नो मारा था। ये तुम तभी कर सकते हो जब पीवाईक्यू में तुम मास्टर हो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, ये क्वेश्चन बहुत बच्चे कह रहे हैं कितना बड़ा स्क्वायर पूछ रहे हैं, कितने का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो नहीं, यूपीएससी आपसे कैलकुलेशन नहीं पूछता है। यदि कोई क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है ना, तो दिमाग में रख के चलो, या तो वो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगा, या तो वो पीवाईक्यू का पूछा हुआ है, वहां से कुछ उसका क्रक्स निकल रहा है। ये ध्यान में रखना। सी सेट में यदि आप किसी क्वेश्चन की कैलकुलेशन में बीत रहे हो, तो उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ो, क्योंकि यूपीएससी कभी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन देता ही नहीं है। वो आपका दिमाग चलने वाला क्वेश्चन देता है कि दिमाग में आप कैसे आंसर निकाल सकते हैं। और एक और चीज, सी सेट में ना हमारा ईगो बीच में आ जाता है। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हम कर सकते हैं, हम इसका आंसर निकाल के रहेंगे। यदि नहीं बन रहा है तो तुरंत छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। वो क्वेश्चन आपका टाइम वेस्ट करेगा, और यदि गलत हो गया तो माइनस में भी ले जाएगा, है ना। तो सी सेट में हम जितना आसान, आप 2 से 3 रीडिंग दो, जितनी आसानी से क्वेश्चन उठा सकते हो वो क्वेश्चन उठाओ। बार बार आ रहा है कि मुझे मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं कैसे करूं, तो भाई आप मैथ्स नहीं करो, कम से कम पीवाईक्यू की थीम की मैथ्स तो कर सकते हो ना। जो क्वेश्चंस अभी मैंने बताए हैं, यदि तुमने पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं बनेंगे तुमने। भले ही तुम्हें मैथ्स नहीं बनती है, लेकिन दिमाग तो चलता है ना। पीवाईक्यू तुमने लगाया होगा, ये क्वेश्चन नहीं पकड़ पाओगे कि पीवाईक्यू के बेस पे आया है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसका साथ वाला क्वेश्चन मैं नहीं ढूंढ पाई किस पेपर में था, लेकिन मुझे याद है कुछ एक्स वाई जेड करके था, उसमें भी रीजन क्या था कि जेड का जेंडर डिसाइड नहीं हो पा रहा था, तो पता नहीं चल रहा था कि ये इसका भाई है कि बहन है। अब ये भी इसमें पीछा क्यू पी से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका भी आंसर डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि इसमें जेंडर पता नहीं चलेगा हमें, है ना। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हुए, एवरेज के क्वेश्चन हुए, हमेशा आते हैं। हम मैंने वर्क के क्वेश्चन हुए, ये चीज हमें करके चलना है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखे तो ये देखो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है ये भी। मतलब कितने, 2 से इस बार 3 क्वेश्चन आए थे ब्लड रिलेशन के। यदि आपने कर लिया फैमिली ट्री का क्वेश्चन, तो हम क्यों नहीं सी सेट निकाल सकते हैं यार, वही टॉपिक्स हमारे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखे सर तो ये चीज मैं भले ही कहूंगी, ये यदि तुमने बहुत अच्छे से पीवाईक्यू किया है तो ही कर सकते हो। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बना सकते हो। इस चलो आप लोग का बाउंसर जाएगा, वरना यदि हम इसमें 9 क्यूब बाहर निकालते, ये ऑड इवन नंबर का क्वेश्चन है। इसमें हम पैटर्न ट्रेस करना था कि यदि हम 9 क्यूब बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 + 9 + 9 स्क्वायर + 9 क्यूब डॉट 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 करके 9 की पावर 97। यदि तुमको ये रूल पता है कि 9 की पावर 1 तो 9 होता है, और 9 स्क्वायर में हमारा 81 आ जाएगा, 9 क्यूब में हमारा 729। अब लास्ट नंबर देखो सबका, जहां पावर ऑड आ रही है, मतलब 9 की पावर 1 मतलब 9 आ रहा है, 9 की पावर 2 मतलब 81 1 आ रहा है। तो जहां पावर ऑड आ रही है वहां लास्ट अंक 9 है, जहां पावर इवन आ रही है वहां पे लास्ट अंक 1 है। ठीक है। अब इसमें पूरी सीरीज में चलेंगे तो हमारी पेयरिंग बन जाएगी। पेयरिंग बन जाएगी इसमें क्या, 1 + 9 स्क्वायर 9 क्यूब, 1 + 9 की पेयरिंग बनेगी। ठीक है ना। तो हमारा टोटल करके लास्ट अंक का अंक 0 आएगा। तो इसमें शेषफल क्या 6 से भाग देना था, 3 × 2 से भाग देना था। तो 3 × 2 से भाग देंगे तो शेषफल भी इसमें हमारा 0 ही आएगा, क्योंकि सारा डिवाइड हो जाएगा उसका। वो हमारा मतलब ये चीज सॉल्व करने पे आसानी से समझी जा सकती है, भले ही बातों से नहीं है। लेकिन ये भी थीम ना, मैं ये बताना चाह रही हूँ पीवाईक्यू की ये थीम थी, ये क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाँ, ये हमेशा आता है पीवाईक्यू में, रूट्स वाला क्वेश्चन। एक तो दिशाओं वाला आता है, और एक ये रूट्स वाला कि ये उत्तर में इतने किलोमीटर, दक्षिण में इतने किलो। हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें मैथ्स पसंद है यार, इतना दिमाग चलाना तो पसंद होगा ना कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। इसमें मैथ्स बिल्कुल नहीं लगती है। नॉर्मली इसमें बच्चों जैसे जोड़ो घटाना होता है कि 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर किस दिशा में। ये चीज बहुत आसान होती है, हमें इन चीजों पर वर्क करना है, हमें प्रोबेबिलिटी वगैरह में नहीं फंसना है। वो मैथ्स छोड़ो आप,
यदि आप ये भी करेंगे, ब्लड रिलेशन हुआ, एवरेज हुआ, तो आप बहुत अच्छे से सीसेट निकाल सकते हो। और प्लस कॉम्प्रिहेंशन तो है ही है। 26 में से कोशिश करो ना कि 24 कॉम्प्रिहेंशन तुम्हारे सही हो, 23 कॉम्प्रिहेंशन सही हो। कॉम्प्रिहेंशन में तो वर्क कर सकते ना। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखे तो नहीं, चलो हाँ ठीक है। तो मतलब सीसैट में भी मैं ये बता रही हूँ कि पीवाईक्यू की थीम रिपीट होती है। उसका सेक्शन देखो, किस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, हमें वो चीज करनी है। एंड कॉम्प्री लेके चल रहा है, क्योंकि कॉम्प्री सबसे सेफ साइट है। यदि तुमने 26 में से 20 कॉम्प्री भी सही कर लिए तो तुम्हें 20 नंबर तो पक्के है ना। और मैंने 25 में निकाले हैं कि 15 क्वेश्चन पीवाईक्यू की थीम से है। मैं डायरेक्ट पीवाईक्यू नहीं कह रही हूँ, केवल थीम से कह रही हूँ, डायरेक्ट प्लस थीम से। तो यदि तुमने 26 कॉम्प्री करे, 15 पीवाईक्यू कर लिए, तो कितने, मतलब 15 क्वेश्चंस मैथ ही कर लिए तो 41 अटेम्प्ट हो गए। और सी सेट में 41 सेफ साइड होता है अटेम्प्ट करना, यदि तुम ज्यादा माइनस में नहीं जा रहे हो तो हमें यही स्ट्रेटेजी लेके चलनी है। स्ट्रेटेजी बहुत मैटर करती है जीएस के लिए, सीसेट के लिए, मेंस के लिए। हमें हर चीज स्ट्रेटेजी से चलना है। और ये स्ट्रेटेजी हमें खुद की बनानी है, खुद के वीकनेस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, खुद के टाइम के अकॉर्डिंग, और खुद की सेल्फ एनालिसिस के अकॉर्डिंग, है ना। तो हमें ये वर्क करना है। डेफिनेटली सीसेट इतना टफ नहीं आता है जितना हम समझते हैं। जी मैम, जी मैम। सो मैम, आपकी जो गाइडेंस थी मतलब आई होप काफ़ी सारे बच्चों को सही लगा होगा, समझ में आया होगा पूरा। और कुछ अगर स्पेसिफिक डाउट्स हैं तो आप बता सकते हैं, बाकी वी आर जस्ट गोइंग टू रैप अप दिस सेशन। किसी के और कुछ डाउट्स? श्रुति, तौफिक, पलक। जी पलक, बताइए। मैम, लास्ट डाउट है। एक्चुअली मुझे वो कंफर्म करना था कि हमें प्लान बी को साथ में लेके चलना चाहिए कि नहीं। तुम पे डिपेंड करता है यार, मेरा तो कोई प्लान भी नहीं था यदि यूपीएससी नहीं होता तो। आई डोंट नो क्या प्लान भी होता क्या नहीं होता। देखो ये सब पे डिपेंड करता है। एक तो मेरा एज भी इतनी नहीं थी। मेरा मेरा यूपीएससी निकला उसके बाद मैं 24 की अभी मई में हुई हूँ। तो ये सब पे अपना डिपेंड करता है। यदि आपकी एज ज्यादा है, आप पे फैमिली बर्डन ज्यादा है, तो प्लान भी आप अपना रख सकते हैं। हाँ, एक ही जर्नी में उलझे हुए नहीं रह सकते हैं, ये फैक्ट है। यूपीएससी जरूरी नहीं है सबका निकले, क्योंकि इसमें हमारे हार्ड वर्क के साथ लक भी मैटर करता है। और यदि आप अपनी इनिशियल एज पे है, मेरा ऐसा मान के चल रही थी मैं कि मैं अपने 4 अटेम्प्ट समथिंग तो बिल्कुल 100% दूंगी, उसके बाद सोचूंगी कि क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। फिलहाल मेरा कुछ नहीं था। तो वो टोटली आप पे है, यदि आपको प्लान भी करके रखना है तो आप अपना रख सकते हैं। और डेडिकेटेडली इसको करना है तो आप वैसा रख सकते हैं। सो काफ़ी थैंक यू अच्छा मैम। लगा मैम सब। हाँ पलक, और कुछ कह रहे हैं आप? थैंक यू। ओके ओके, जी। तो स्वाति मैम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाल के बच्चों के साथ डिस्कशन किया, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनके सॉल्व किए। स्पेसिफिक हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे थे तो वो मिलना चाह रहे थे इस बार के टॉपर से, क्योंकि मतलब बहुत ही कम नाम, जैसे कि मैंने अब दोबारा बता रहा हूँ आपको वापस, कि बहुत ही कम नाम आए हैं यूपीएससी के सामने जो हिंदी मीडियम से इस बार आए हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। बाकी कुछ और अगर आप एक एंडिंग नोट देना चाहें बच्चों को, देन वी कैन रैप अप दिस सेशन। एंडिंग नोट तो कुछ नहीं, मैं फिर वही कहूंगी कि एक बार देखो, यदि इस जर्नी में आए हो तो पहले तो कंफर्म कर लो कि क्यों आए हो। जर्नी बहुत लंबी है। और यदि आप केवल आईएएस के रॉब रुतबे के लिए आए हो तो वो आईएएस बनना आसान नहीं है। मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैं भी आईएएस नहीं बनी हूँ। ठीक है ना। तो वो चीज बहुत ही ऊपर वाले लक वगैरह पे है। और यदि आप एक एवरेज बच्चे को ना, यूपीएससी में 2 साल लगता है। 1 साल पूरा तैयारी के लिए, 1 साल पूरा इस एग्जाम की प्रोसेस में। यदि आप में इतनी विल पावर है कि आप 2 साल लगातार लगे रह सकते हो, तो आप इसमें आओ। और वो मोटिवेशन ना ना मेरे से आएगा ना किसी और टॉपर से आएगा, वो आपकी खुद के अंदर से आएगा। और यदि आप खुद इतने मोटिवेटेड हो, बिल्कुल वेलकम है इस जर्नी में, आइए। और यदि आप इस जर्नी में आ गए तो वही मैं आपको 3 चीज दूंगी। एक तो पीवाईक्यू, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड रिवीजन। जितना हो सके उतना रिवीजन एंड सेल्फ एनालिसिस। इन तीन तीन कीज के थ्रू ना आप बिल्कुल सारी स्टेजेस निकाल सकते हो।
यही टिप्स है और कोई टिप्स नहीं है सर जी, इस थैंक यू। जर्नी में तो। थैंक यू सो मच या फॉर योर टाइम मैम, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन ज्वाइन करने के लिए। बाकी आपको अगर और भी कुछ डाउट है तो हमारे वेबसाइट पे सीधा नंबर है, आप सीधा जाके वहाँ पे बात कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं उसी नंबर पे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू सो मच। कीप